गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था आपने? अंतिम लाइन क्या लिखा था? हाँ, आगे लिख लीजिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि दक्षिणी भारत राज्यों में दक्षिण भारतीय राज्यों में दक्षिण भारतीय राज्यों में पिछड़ी जातियों के अलावा पिछड़ी जातियों के अलावा दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियों के अलावा ऊंची जातियों के द्वारा पिछड़ी जातियों के अलावा ऊंची जातियों के द्वारा सॉफ्टवेयर उद्यम का विकास किया गया। ऊंची जातियों के द्वारा सॉफ्टवेयर उद्यम का विकास किया गया। सॉफ्टवेयर उद्यम का विकास किया गया जो सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख उद्यम बन गया। जो सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख उद्यम बन गया। जो सेवा क्षेत्र का एक प्रमुख उद्यम बन गया। अतः जाति बंधनों के ढीले होने से जाति बंधनों के ढीले होने से दक्षिण भारत में औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की रफ्तार में वृद्धि हुई। और औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की रफ्तार में वृद्धि हुई। औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की रफ्तार में वृद्धि हुई। और ये संयोग का विषय है कि आरक्षण की राजनीति यह संयोग का विषय है कि आरक्षण की राजनीति का केंद्र हिंदी हार्टलैंड बन गया। आरक्षण की राजनीति का केंद्र हिंदी हार्टलैंड बन गया। जेफरलॉट ने कहा, इस पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जेफरी लॉट। जेफरी लॉट ने कहा कि जाति के कारण भारत में मार्जिनलाइज कास्ट या उपाश्रित जातियों का उत्थान हुआ। मार्जिनलाइज कास्ट या वंचित जातियों का उत्थान हुआ या पिछड़ी जातियों का उत्थान हुआ। मार्जिनलाइज या पिछड़ी जातियों वंचित जातियों का उत्थान हुआ। लेकिन
लेकिन मंडल आयोग आरक्षण की राजनीति का उदाहरण है। आरक्षण की राजनीति का उदाहरण है। आरक्षण की राजनीति का उदाहरण है जब पिछड़ी जातियों ने आरक्षण की राजनीति का उदाहरण है जब पिछड़ी जातियों ने आर्थिक सशक्तिकरण के बाद सेवा क्षेत्रों में अपनी भागीदारी की मांग की। जब पिछड़ी जातियों ने आर्थिक सशक्तिकरण के बाद सेवा क्षेत्रों में अपनी भागीदारी की मांग की। सेवा क्षेत्रों में अपनी भागीदारी की मांग की। अगला पॉइंट, आशुतोष वार्ष्णेय ने कहा। अगला पॉइंट, आशुतोष वार्ष्णेय ने कहा कि उत्तर भारत में आर्थिक विकास कम होने का एक बड़ा कारण उत्तर भारत में आर्थिक विकास कम होने का एक बड़ा कारण आर्थिक विकास कम होने का एक बड़ा कारण जातियों का कठोर विभाजन भी है। आर्थिक विकास कम होने का बड़ा कारण जातियों का कठोर विभाजन भी है। और जैसे जैसे जातियों का यह विभाजन कम होगा, जैसे जैसे जातियों का विभाजन कम होगा, आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ेगी। अतः उनका निष्कर्ष है कि जाति गठबंधनों का ढीला होना जाति गठबंधनों का ढीला होना जातिगत बंधनों का ढीला होना आर्थिक विकास में सहायक है। जाति गठबंधनों का ढीला होना आर्थिक विकास में सहायक है। और अंतिम पॉइंट, मंडल आयोग के आंदोलन के दौरान मंडल आंदोलन के आयोग के दौरान यह माना गया मंडल आयोग के आंदोलन के दौरान ही माना गया कि पिछड़ी जातियां मंडल आयोग के आंदोलन के दौरान ही माना गया पिछड़ी जातियां और अगड़ी जातियों में कठोर विभाजन है। अगड़ी जातियों पिछड़ी जातियों में कठोर विभाजन है, लेकिन अब पिछड़ों में पिछड़े का विभाजन हो गया है। पिछड़ों में अति पिछड़े का विभाजन हो गया है। और संघ सरकार ने इसके लिए रोहिणी आयोग का भी गठन किया था। संघ सरकार ने इसके लिए रोहिणी कमीशन जस्टिस रोहिणी आयोग का भी गठन किया था। जस्टिस रोहिणी आयोग का भी गठन किया था।
जिसका अभिप्राय है कि पिछड़ी जातियों में भी कुछ लोग ज्यादा अगड़े हैं, कुछ ज्यादा पिछड़े हैं। पिछड़ी जातियों में भी कुछ लोग अगड़े हैं, कुछ लोग पिछड़े हैं। पिछड़ी जातियों में भी कुछ लोग ज्यादा अगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं। तो एक देखिए खास बात है, आरक्षण की पॉलिटिक्स का भी प्रभाव तो है, लेकिन एक समय के बाद ऐसा आएगा, धीरे धीरे समाज का बड़ा बदलाव हो रहा है। तो समाज के बदलाव में जो भी व्यक्ति एक बार उद्यम में चला जा रहा है, उसको लगता है कि बिला वजह हम उसी आरक्षण के लिए मारामारी कर रहे थे। जैसे जैसे उदारीकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे उदारीकरण बढ़ेगा, तो देखिए दक्षिण भारत में क्या हुआ, इंटरेस्टिंग पार्ट है, पूरे आरक्षण का केंद्र भारत में आरंभ में दक्षिण भारत था। अब दक्षिण भारत में रिजर्वेशन का सेंटर नहीं है। फिर 90s में इधर आया, हिंदी हार्टलैंड में। लेकिन खासतौर पे आप देखेंगे जिस तरीके से जाति जनगणना के आधार पे वोट बैंक की तलाश की गई थी, अब वो बड़ा फ्रेगमेंटेड है। लोगों ने सोचा जाति जनगणना होगी, फिर एक बार कास्ट को मोबिलाइज किया जाएगा। तो उदारीकरण के बाद स्वाभाविक रूप में बड़े चेंज भी आ रहे हैं, जिसको हम इनकार नहीं कर सकते। केवल कास्ट के बूते पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। 90 के समय ऐसा था, केवल कास्ट के बूते पर आप चुनाव जीत सकते थे। इसलिए बिहार में पिछली बार तेजस्वी ने नारा दिया था, पढ़ाई लिखाई और दवाई। अगर सोच के देखिए, लालू प्रसाद यादव ने नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो। उनका स्लोगन बदल गया। पिछली बार अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था विकास के मुद्दे पे, उन्हें कास्ट के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा। इसका मतलब है उदारीकरण के बाद एक तो जातियों में बड़ा फ्रेगमेंटेशन है, और बहुत सारी पिछड़ी जातियों को व्यापार उद्यम का बहुत बड़ा फायदा मिला। अब मान लीजिए जो कभी गांव में लुहार काम करते थे, बढ़ई काम करते थे, वो गांव में तो अच्छा नहीं कर पाए, उनके तो बड़े, लेकिन जब वो शहर में निकल गए तो उन्होंने बड़ा बिजनेस तैयार कर लिया। आज की डेट में वो बहुत बड़े उद्यमी बन गए। तो आर्थिक रूप में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। इस वजह से बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है समाज में। तो आज सोच वार्ष ने कहा कि उदारीकरण का एक बड़ा प्रभाव है। उदारीकरण ने क्या किया भाई, दक्षिण भारत में सारी पिछड़ी जातियों ने उद्योग में चले गए। वो नाडार कम्युनिटी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जो दक्षिण भारत की दलित जातियों में है, आज वो सबसे बड़ी उद्यमी है। इसका कारण है उदारीकरण। तो जब उद्यमी बन गया, जो उद्योगपति बन गया, वो आरक्षण के लिए क्यों मारामारी करेगा। इसलिए भैया अपने आप में इंटरेस्टिंग पार्ट है, आरक्षण सामाजिक न्याय का टूल नहीं बन गया, आरक्षण से टूल बन गया पॉलिटिक्स का। तो पॉलिटिक्स का इसीलिए अब उसी में मारामारी चल रही है। अब वो कितना प्रभावी होगा आने वाले समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इंडिया में कास्ट का एक मैटर है। आगे बढ़ने से पहले फिर आपको हम ये आर्टिकल आपको हम बता दें, जो कहाँ पे PDF है? अच्छा, तो लास्ट में तो जो 16 क्लॉज 4A मैंने बताया था, ये कब जोड़ा गया, 77 संविधान संशोधन से। लेकिन आप याद रखिए, सभी संविधान संशोधन एक ही महत्व के नहीं। केवल पीटी में हम सोचते हैं कि सारे संविधान संशोधन पढ़ लें, जरूरी नहीं है। कुछ बड़े फंडामेंटल वो पढ़ लीजिए, कुछ कुछ चीजों का नाम लेते रहे। पहला संविधान संशोधन बड़ा महत्व का है, बार बार उसको हम रिपीट करेंगे। अभी 19 में आएंगे, 31 में आएंगे, फिर पहला संविधान संशोधन आएगा 77, 81, उतने महत्व के नहीं है। टीवी में पता होना चाहिए क्या प्राथमिकता है, क्या द्वितीयक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा उच्चतम न्यायालय का निर्णय जो 9 जजेस की बेंच के द्वारा है, उसका महत्व होगा आज भी कल भी। अब मान लीजिए वैसा उच्चतम न्यायालय कोई भी निर्णय देते जा रहा है, तो उतना उसका महत्व नहीं होता। अब अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में 77वें संविधान संशोधन 95, नरसिंह राव की सरकार, अगर आप जोड़ के पढ़ेंगे तो फिर लॉजिकल, पीटी में कई एग्जाम्पल ऐसे बताएंगे, हम लॉजिकल गेस कर लेंगे, क्योंकि हम हर फैक्ट रख नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखा गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात, तो किस अनुच्छेद की कोई बात, राज्य को अनुसूचित जाति जनजातियों, यानी इसमें स्पेशली अनुसूचित जाति जनजाति की बात की गई। जबकि अब देखें आर्टिकल 16 में जहां बात की गई थी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग की बात की गई थी। यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जाति जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है। तो स्वाभाविक रूप में कल हमने इस बात को डिस्कस, पर्याप्त नहीं है इसका मतलब क्या माना जाए, संख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं है,
या नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन के अनुसार पर्याप्त नहीं है। नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन के अनुसार पर्याप्त नहीं है। लेकिन संयोग की बात है, आज भी नागराजन केस में यही तो कहा गया कि सरकार के पास कोई डेटा नहीं है इसका। सरकार के पास कोई डेटा ही नहीं है किस जाति का कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो हम कैसे पता करें पर्याप्त है नहीं पर्याप्त है। और दूसरी बात है, किसी वर्ग या वर्गों के पारिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए उपबंध करने से इनवारित नहीं करेगी। प्रोन्नति के मामले में आरक्षण, तो प्रोन्नति के मामले में आरक्षण पहली बार संविधान में कब जुड़ा? उसके पहले व्यवहारिक रूप में उन्हें प्रोन्नति के रूप में आरक्षण दिया जा रहा था। प्रोन्नति के रूप में आरक्षण का प्रावधान पहली बार संविधान में जुड़ा 77th अमेंडमेंट से क्लॉज 16(4)(a) के द्वारा। प्रोन्नति में आरक्षण की बात कही और पारिणामिक ज्येष्ठता, ये शब्द बदला गया। इस शब्द को बदलने के लिए 85th अमेंडमेंट लाया गया था। अब 85th अमेंडमेंट कोई आर्टिकल नहीं जुड़ा, 85th अमेंडमेंट से केवल इस शब्द बदल दिया गया, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, पारिणामिक ज्येष्ठता। तो आप कहेंगे पारिणामिक ज्येष्ठता क्या है? तो प्रोन्नति में आरक्षण की पहली बार 77th अमेंडमेंट से ही, उसके पहले प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं था, व्यवहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दे दिया गया। प्रोन्नति में आरक्षण का सीधा मतलब ये है, प्रोन्नति में आरक्षण का सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है जो 2010 में 2012 में एक साल कोई भी नौकरी में भर्ती हुआ, एक कोई SC/ST कैंडिडेट है और दूसरा कोई OBC या कोई अदर कैटेगरी के स्टेट है, क्योंकि इसमें प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होता। ये जनरल कैटेगरी है या OBC है। मान लीजिए कि SBI में दोनों व्यक्ति क्लर्क के रूप में यहाँ पर अपॉइंट हुए 2010 में, क्लर्क के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। तो पारिणामिक ज्येष्ठता का मतलब क्या है कि अगर हम प्रमोशन करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि जिस ईयर से इनका रिक्रूटमेंट हुआ ये सब बैचमेट हैं, कोई जूनियर सीनियर नहीं है, एक ही बैच से लोग रिक्रूट हो रहे थे, बैचमेट है। लेकिन प्रोन्नति देने में इसका मतलब, अब इस अपॉइंटमेंट के बाद प्रोन्नति देने का मतलब होना चाहिए कि जो इफिशियंसी है, जो इफिशियंट काम करे, जो अच्छा काम करे, उसको प्रोन्नति दीजिए। आरक्षण तो आपने तय कर दिया एंट्री लेवल पर। यही इंदिरा साहनी केस ने कहा था, आरक्षण प्रवेश के स्तर पर होगा, आरक्षण प्रवेश के स्तर पर होगा पहला, और आरक्षण कोई मिला के 50% होगा, जो अब लागू नहीं है, तो मैंने खुद ही बदल दिया। तो प्रवेश के स्तर पर होगा, तो एक बार आरक्षण मिल गया तो उसके बाद प्रोन्नति में कि भाई परफॉर्मेंस आप 2-4 पॉइंट बना लीजिए, किसका परफॉर्मेंस कैसा है, कोई कैसा काम कर रहा है, उसके बाद आप प्रोन्नति दीजिए। लॉजिकल तरीका ही दिखता है, क्योंकि एक बार आपने सेवा में आरक्षण दे दिया, क्योंकि आरक्षण आप याद रखिए व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने की मांग है या उसको सर्वोच्चता देने की मांग है। तो देखिए लॉजिकली ये बात प्रूव नहीं होती, और कई बार दुर्भाग्य की बात यह है कि अगर हमें फायदा मिलता है तो हम कहते हैं नहीं बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति, अब देखिए इस जगह तो रेशनल होना दुनिया में बड़ी अचंभित करने वाली बात है। सामान्यतः जो चीज हमें फायदा करती है वो ठीक है, बाकी जो हमारे फायदे में नहीं है वो गलत है। तो लॉजिकली आप इस बात को प्रूव नहीं कर सकते कि अगर आरक्षण का मतलब है कि व्यक्ति को मुख्य धारा में लाया जाए, या व्यक्ति को आप ये आरक्षण में नहीं कर सकते कि व्यक्ति टॉप पे नहीं पहुंचा, हमारा टॉप पे रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सामाजिक न्याय की मांग क्या है कि व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताएं मिलनी चाहिए, उसका मोहल्ले में सबसे अच्छा घर होना चाहिए। तो अगर ऐसा आर्गुमेंट आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो गलती पहले की गई वो गलती फिर आप दोहरा रहे हैं, तो इसका मतलब पहले कोई गलती नहीं की गई। भाई यही तुम्हारा स्वभाव है, हम आरोप करते कि हमारे साथ भेदभाव हुआ, अब दूसरे किस्म का भेदभाव किया जा रहा है। इसका मतलब है एक ही बैचमेट के साथ जूनियरिटी सीनियरिटी की बात करना, ये लॉजिकली प्रूव नहीं किया जा सकता। क्योंकि अब अगर प्रोन्नति में आरक्षण की बात देखेंगे, इसलिए आप देखेंगे बड़े सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने वर्चुअली इनको रोक रखा है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2015 में अब इनको प्रमोशन देना है, तो पहले मैं प्रमोशन दूंगा अनुसूचित जाति जनजाति किसी व्यक्ति को, अब ये क्लर्क से कैशियर बन गया, अब हमें फिर अगला प्रमोशन देना है तो फिर मैं इसी को दूंगा 2020 में, फिर ये बैंक मैनेजर बन गया। इसी को हम एक बार प्रमोशन नहीं बार बार प्रमोशन देंगे, पारिणामिक ज्येष्ठता। जबकि मान लीजिए कैचअप सिद्धांत ये कहता है कि मान लीजिए 2015 में हमने किसी को प्रमोशन दे दिया, तो जनरल कैटेगरी वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए उसको प्रमोशन 2020 में मिला,
अगर 2020 में इसको प्रमोशन मिला तो भी ये बैचमेट माने जाएंगे। प्रमोशन की डेट से इनकी सीनियरिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि प्रमोशन के साथ ग्रेड भी बढ़ गया। क्लर्क और कैशियर के तो पूरे ग्रेड में ही, पे ग्रेड में फर्क है। तो क्या 2020 में अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन किया गया तो क्या इनको कैचअप कर लेगा? तो मान लीजिए 2020 में इनका प्रमोशन किया गया, तो अगले प्रमोशन के लिए दोनों को समान भागीदार माना जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसको एक बार प्रमोशन मिला इसी को बार बार मिलता जाएगा, तो ये बहुत ऊपर चला जाएगा, जबकि उसी का बैचमेट बिल्कुल नीचे रह जाएगा। यह पारिणामिक जेस्ता, एक बार की वरिष्ठता, बार बार की वरिष्ठता। जैसे एक बार आपने वरिष्ठता दे दी, उसके बाद क्या किया, अगर इनमें से किसी व्यक्ति का प्रमोशन हो गया तो आपने कहा ठीक है, अब ये दोनों, हो सकता है 5 साल बाद इसका प्रमोशन हुआ, लेकिन दोनों को सीनियरिटी जैसी मिलेगी। लेकिन जिसके ग्रेड बदल गए उसकी सीनियरिटी बदल गई, ग्रेड बदलने के साथ सीनियरिटी ही बदल गई, वरिष्ठता बदल गई। इसे कहते हैं एक बार की वरिष्ठता, बार बार की वरिष्ठता। इसलिए नागराजन केस में तो कहते दिया गया ये संवैधानिक है। फिर भी कहा गया कि आप ये प्रमाण तो दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेवा में जाने के बाद पिछड़े हैं, नंबर 1 प्रमाणित करिए। सेवाओं कुशलता प्रभाव, और यही बात आर्टिकल 16 में लिखी गई है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में 3 मेन एलिमेंट हैं, उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होगा पहला, दूसरा वो पिछड़े हैं, और तीसरा कुशलता की बात तो आर्टिकल 335 में कही गई है। तो 3 बात प्रमाणित कर दीजिए, फिर आप प्रमोशन दीजिए। लेकिन सरकार के पास न डेटा है न प्रमाण है, तो अब ये चीजें, फिर देखिए यही चीजें गड़बड़ हो गई। फिर अब हमने प्रोन्नत भी आरक्षण दे दिया, फिर आर्थिक रूप में गरीब लोगों को भी आरक्षण दे दिया। अब बाकी कोई बचा ही नहीं आरक्षण देने के लिए। अब बाकी एक ही चीज बचाओ कि उसकी मात्रा बढ़ाते जाओ, 70 कर जाओ, 80 कर जाओ, 90 कर जाओ। अब सवाल यह है कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए कि आरक्षित सूची में नहीं है, तो फिर उसके लिए अवसर की समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है। बात स्पष्ट है। पारिणामिक वरिष्ठता का मतलब एक बार की वरिष्ठता, बार बार की वरिष्ठता। दूसरा, आप देखेंगे ये जोड़ा गया, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, गठबंधन सरकार का दौर, एक ही कारण है, गठबंधन सरकार के दौर। तो गठबंधन सरकार में हर दल प्रूव करना चाहता है कि भाई वो आरक्षण के पक्ष में है, हर दल प्रूव करना चाहता है, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति इसी के इर्द गिर्द है। तो जो संख्या में ज्यादा होगा उसके पक्ष में कोई भी विरोध नहीं आ सकता। ये संविधान संशोधन लॉजिकल था, कल भी मैंने बताया था, जिससे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का बी जोड़ा गया। इसे बैकलॉग वैकेंसी के बारे में किया गया है। ये 2000 का आरक्षण है, वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, यानी क्या नरसिंह राव सरकार, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, यानी एनडीए सरकार थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखो इन्होंने क्या जोड़ दिया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बी में, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं न भरे जाने वाली, कंसिडरिंग अनफिल्ड वैकेंसीज, ये अनफिल्ड वैकेंसी के न भरी जाने वाली वैकेंसी होते हैं बैकलॉग। न भरे जाने वाली वैकेंसी क्या है? बैकलॉग। तो बैकलॉग ऐसी रिक्तियां जो खंड 4(a) के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने वाली आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष, उत्तरवर्ती का मतलब होता है आने वाले हैं। अब अगर संविधान आप पढ़ेंगे तो आपका सीसेट भी ठीक हो जाएगा। उत्तरवर्ती वर्ष में इसका मतलब है कि क्लॉज, तो उत्तरवर्ती सक्सीडिंग ईयर, सक्सीडिंग ईयर भरे जाने वाले पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में, पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार किया जाएगा। इसका मतलब है मान लीजिए कि कोई 2024 में अगर 10 सीट रिजर्व कैटेगरी खाली रह गई, उस 10 सीट को पृथक वर्ग के रूप में विचार किया, बाकी साथ मिलाया नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है, उसको सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी माना जाएगा। बाकी में कोई बाकी मिलाने का फर्क क्या है, अगर उसको बाकी में मिला दिया गया तो स्वाभाविक रूप में आरक्षण की मात्रा 50% लागू होगी, आधी आधी बढ़ जाएगी। और अलग वर्ग में निवारित कर ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ उस कुल संख्या के संबंध में 50% की अधिकतम सीमा की अवधारणा के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है जो 50% की सीलिंग है, 50% की अधिकतम सीमा जो मंडलवाद में तय की गई थी, वो इन बैकलॉग वैकेंसीज पे लागू नहीं होंगी।
इसका मतलब बैकलॉग वैकेंसी को 100% आरक्षित किया जा सकता है। बैकलॉग वैकेंसी को 100% रिजर्व किया जा सकता है, तो उसमें 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ये सेपरेट वर्क ही है, बाकी के साथ मिली हुई नहीं है। यही संविधान संशोधन होंगे 81st। 82nd के बाद तो यहाँ तक 82nd में संविधान संशोधन यहाँ तक भी आया, शब्द उसमें चेंज किया गया। मान लीजिए हमारे यहाँ बड़ा समस्या पैदा होती थी कि एक आज की डेट में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण है, यहाँ पे भी आरक्षण है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जो है, अब मान लीजिए कि एक सेशन में कोई अनुसूचित जाति जनजाति को उम्मीदवार नहीं मिल पाया, तो बाकी उसको अन्य लोगों को दे दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा का आप एकेडमिक ईयर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सेवाओं में ऐसा नहीं होगा। सेवाओं में जो सीट खाली होगी किसी वर्ग को नहीं दिया जाएगी, अगले को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और मंडल आयोग में इंदिरा साहनी केस में कहा था कैरी फॉरवर्ड अब कर सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड में करने में समस्या क्या थी, उन्होंने कहा कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे, 50% सीमा लगा कर रखेंगे, तो उन्हें हटा दिया। इसलिए बाकी 100% रिजर्व किया जा सकता है, लेकिन वो वैकेंसी जो बैकलॉग होंगी, यही आर्टिकल 16 क्लॉज 4A है। बाकी समस्या ही, बाकी कई बार ऐसा होता था कि एम्स वगैरह में कई जगह अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार की सीट नहीं भर पाती थी, क्योंकि उन्होंने एक न्यूनतम कट ऑफ तय कर दिया था। 82nd अमेंडमेंट से कहा गया कि न्यूनतम कट ऑफ भी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न्यूनतम कट ऑफ रख देंगे फिर एक बहाना बन जाएगा, भाई सीट भरी नहीं रही क्योंकि कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4B। कोई समस्या है इसमें? नहीं, इसमें ये दिखे, जहां बात ध्यान रखने की है, ऐसी रिक्तियों को जो क्लॉज 4 या क्लॉज 4A के अधीन किए गए। क्लॉज 4 में क्या है? पिछड़ी जाति भी है, अनुसूचित जाति जनजाति भी है। लॉजिकली बात को उत्तर मिल गया, क्योंकि जिस भाई सीधी सी बात है, जो हाँ आरक्षण होगा वहीं तो बैकलॉग होगा। और सामान्यतः पिछड़ी जातियों में तो बैकलॉग नहीं आया। हाँ, कई मामलों में ऐसा था कि मान लिया कहीं वैकेंसी नहीं भरी जा पाई, निकाली नहीं जा पाई, तो ऐसे ऐसे मामले आते थे। तो यहाँ ये बात दोनों है, दोनों के लिए लागू होगा। इसलिए अब बड़े टेक्निकल रूप में खंड 1 खंड 4 लिख दिया गया है। सामान्य भाषा में कहें तो पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति जनजाति सभी के लिए लागू होगा, बैकलॉग सभी के लागू होगा। क्रीमी लेयर का विचार केवल ओबीसी के लिए लागू होगा। फिर भी उसको दिया, अभी तो बिल्कुल मंत्रालय का निर्देश है। पहले ऐसा माना जाता 3 साल तक अगर नहीं भरी गई तो हो सकता है दूसरे को दिया जा सकता है, क्योंकि संविधान को बनाने के लिए लोगों ने अपने नोटिफिकेशन रूल जारी किए थे। अभी तो भी हाल के हफ्ते पहले की बात है कि मंत्रालय ने बाकायदा निर्देश दिया है, कितना भी साल हो जाए इस हम वैकेंसी को किसी जनरल कैटेगरी को शिफ्ट नहीं कर सकते। वो तो हो ही रहा है। 50% लागू नहीं होगा तो ये तो मतलब 100%, मैं क्या 100%, 100 उल्लंघन होगा। ये मेरा बच्चा बहुत गुस्से में है आजकल। मतलब क्यों, मतलब तुम्हारे गुस्से के कारण मैं समझ नहीं पा रहा, आरक्षण खिलाफ हो, किसके खिलाफ हो तुम, या मेरे खिलाफ हो? अब बताइए, मैं कह रहा हूँ कि इसमें आरक्षण 50% उल्लंघन है, बिल्कुल उल्लंघन होगा। लेकिन देखिए यही प्रॉब्लम है। हुआ क्या, देखिए इसलिए कहा जाता है कि सवाल ये है कि समाज में नेताओं ने कैसा विद्वेष पैदा। आज मैं पढ़ रहा था पेपर, मिनी चक्रवर्ती ने कहा मैं पॉलिटिक्स से त्याग पत्र दे रही हूँ, सांसद है। उनसे कहा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है, कहा मेरी बस की बात नहीं है, ये दीदी की ही बस की बात है। अच्छा, पॉलिटिक्स का मतलब ये बात यही है, अगर सामाजिक न्याय करना है तो समाज में विद्वेष फैलाने की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को, लोगों को लड़ाया, विद्वेष पैदा किया। इसे जो लोग जो थोड़ा युवा अवस्था में होते हैं या जो थोड़ा रेशनल इमोशनल हो जाते हैं, उनमें एक स्वाभाविक रूप में विद्वेष पैदा हो जाएगा, और वो राजनेताओं ने कर दिया। सामाजिक भलाई हुई हो न भई हुई इसकी गारंटी तो नहीं है, लेकिन सामाजिक एक विद्वेष पैदा हो गया। किसी ने सोचा हमारा हिस्सा चला गया, और किसी ने सोचा हमें दुनिया मिल गई। हकीकत तो कुछ और है। और इस बात को आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि आज भी आरक्षण से बहुत सारा परिवर्तन नहीं हुआ है। एक मुट्ठी भर लोगों को फायदा मिला है, बाकी समाज तो उसी स्थिति में भी रह रहा है। तो इस पर पूरे समाज को नहीं उठाएंगे तो ये बताइए संविधान क्यों पढ़ रहे हैं?
संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, शासन चलाने का दस्तावेज है। तो सामाजिक क्रांति कब होगी बच्चों? इसलिए कि युवा व्यक्ति को तार्किक होना चाहिए और थोड़ा समाज के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम उन लोगों की पीड़ा नहीं समझ सकते जो सदियों से पिछड़ गए। इतना में सेंसिटिव होना चाहिए कि सबकी पीड़ा समझ पाए। लेकिन अब उसमें पॉलिटिक्स तो हो ही गई, एक विद्वेष पैदा कर दिया गया और ऐसा बच्चों को लगा कि, तो स्थितियां बड़ी अलग अलग किस्म की है। आगे बढ़े। बाकी थोड़ा भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। देखिए भावनाएं कई जगह हैं। बाकी आर्टिकल 16 क्लास 5 क्यों जोड़ा गया? 103 संविधान संशोधन। 103 संविधान संशोधन से, अच्छा, आर्टिकल 16 क्लास 5 का संबंध, आर्टिकल 16 क्लास 5 नहीं जोड़ा गया, 16(6) जोड़ा गया है। 16 क्लास 5 का संबंध सेवा से ही नहीं है। 16 क्लास 5 का संबंध बड़ा सिंपल सा है कि मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था, अब इतनी बात संविधान में लिख दी गई, 16 क्लास 5 का संबंध हमारे मूल संविधान का भाग है। इसका सरकारी सेवा से कोई संबंध नहीं है, इसका सरकारी सेवा से लेना देना है ही नहीं है। इसमें तो ये कहा गया है कि मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था है, स्वामीनारायण संप्रदाय है, धार्मिक संस्था अगर अपने धार्मिक समुदाय में किसी व्यक्तियों को नियुक्त करती है, किसी को अपॉइंटमेंट करती है, तो उसमें अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को वरीयता दी जा सकती है। इसके लिए किसी प्रकार का समानता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब ये बेसिक सी बात है, मान लीजिए कोई धार्मिक संस्था है, अब कोई शाकाहारी व्यक्ति है तो वो अपने ही समुदाय के लोगों को लेगी। अब ये सरकारी सेवाओं से कोई इसका रिलेशन नहीं है। आर्टिकल 16 क्लास 5 का इस तरीके से देख लीजिए कि इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह बंद करती है किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था। यहाँ सांप्रदायिक का मतलब होता है रिलीजन या रिलीजियस, यहाँ संप्रदाय का पंथ मतलब ज्यादा है, वो सांप्रदायिक नहीं है। सांप्रदायिक का पंथ, धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदाधिकारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का मानने वाला या विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय का ही होगा। तो ऐसा किया जा सकता है कि कोई धार्मिक संस्था है तो अपने ही समुदाय के लोगों को अपॉइंट कर सकती है। इसका मतलब है कि ये प्रावधान समानता का, सेवाओं में समानता का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा, सेवाओं में समानता का विचार यहाँ लागू नहीं होगा। और 16 क्लॉज 6 आया 104th अमेंडमेंट के द्वारा, जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे दिया गया, इसका मतलब है कि इसमें सीधी सी बात है। और क्या 10%, ये सीधा लिख दिया गया, कितना मिलेगा? यह 10% से अधिक नहीं होगा, 10% से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब है ईडब्ल्यूएस के आने से हमारे यहाँ फिर मामला होगा कि अब कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्लास के आधार पे, तो विरोध तो पैदा हो ही गया। भाई अगर केवल क्लास ही है तो कर दीजिए, कास्ट ही कर दीजिए। हमने दोनों आधार माना और ये 10% रिजर्वेशन केवल ऊंची जातियों के लिए होगा। लेकिन इसमें क्रीमी लेयर अपने आप लागू हो जाता है क्योंकि इकोनॉमिक बेस पे दिया गया है, इकोनॉमिक बेस पे दिया गया है। बल्कि यहाँ पे लिखा गया है, अब विरोधाभास तो पैदा हो गया और ये सब पॉलिटिक्स का ही परिणाम है। लेकिन फिर कह रहे हैं ओबीसी के रिजर्वेशन जो पॉलिटिक्स शुरू हुई यहाँ खत्म हुई है, अभी खत्म तो नहीं हुई, चली रही है। मामला यह है कोई आदमी आर्थिक रूप में गरीब है, आरक्षण का प्रावधान किसके लिए था? जो सामाजिक भेदभाव का शिकार हो। जिसके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया था वो केवल अनुसूचित जाति जनजातियां थी। बाकी ठीक है, उत्थान का माध्यम अगर आरक्षण है तो ठीक है, सभी के लिए आप उत्थान दे दीजिए। और वास्तविकता है कि उत्थान के लिए बाकी तरीकों का प्रयोग हमें करना चाहिए था। भाई को निःशुल्क हॉस्टल दे दीजिए, निःशुल्क शिक्षा दे दीजिए। यहाँ कौन मना कर रहा है? हर गरीब आदमी को होना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, तो हर गरीब आदमी को मुफ्त में होनी चाहिए। यहाँ तो कोई मना करने की बात ही नहीं है। लेकिन वो काम करना बड़ा लंबा मामला है, वो बहुत दीर्घकालिक मामला है, पैसा उसमें चाहिए, सरकार के पास पैसा है नहीं। तो सबसे आसान तरीका क्या है, जिसमें कुछ भी अठन्नी नहीं लगनी है, सबको दे दो जो मांगे, बाकी सब अपन लड़ते रहेंगे, उसे पॉलिटिक्स चलती रहेगी। तो ये 10% एक्सक्लूसिव रिजर्वेशन दिया गया और उच्चतम न्यायालय ने इसको संवैधानिक भी कर दिया, इसमें बना हुआ है। आर्टिकल 16 इसी के साथ समाप्त। आगे बढ़े। 17-18 में लिखवाने कोई आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी डिबेट है 19 में। 17-18 तो अब 19 से, आज कल का निर्णय 19 से जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है?
अगर अब बस यही करंट अफेयर की बात है, जो अभी इतना ही करंट अफेयर, अगर किसी को करंट अफेयर क्या है, तो उच्चतम न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डिसीजन दिया है वो आर्टिकल 19 जुड़ता है पहला, चुनावी सुधार जुड़ता है दूसरा, तमाम मुद्दे तलाश लेंगे कहाँ कहाँ से चुनावी सुधार जुड़ता है दूसरा, क्योंकि पार्टी फंडिंग से मामला जुड़ता है, तो ये बड़ा इशू बन जाता है पॉलिटिकली। आगे बढ़े, कोई सवाल तो नहीं है? अब देखिए समानता के नकारात्मक मतलब है। भाई समानता का पहला मतलब अवसर की समानता, समानता का दूसरा मतलब है विषमताओं और भेदभाव की समाप्ति। समानता का सबसे सटीक मतलब क्या है? विशेषाधिकार की समाप्ति 18, विषमताओं की समाप्ति आर्टिकल 17। अब आप देखेंगे आर्टिकल 17 हमारे संविधान में सारे अधिकार सापेक्ष है, जितने फंडामेंटल राइट है कोई निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष नहीं है का मतलब है सब पे इफ एंड बट है, रिस्ट्रिक्शन है, सब पे प्रतिबंध है, सब पे सीमा है, सबके दायरे है। आर्टिकल 17 निरपेक्ष है, आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट है। आर्टिकल 17 की लैंग्वेज आप देखेंगे इतनी टफ लैंग्वेज कि संविधान के किसी फंडामेंटल राइट के पार्ट में ये लिख देना कि दंडनीय अपराध है, ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाली बात है। पनिशेबल ऑफेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहला अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी एक बात पीटी के लिए हमेशा याद रखिए, कभी भी सवाल आपको आ जाए, मैं किसी अगर लॉजिकल आप पढ़ेंगे तो आप याद रखिए बहुत सारी चीजों गेस कर लेंगे। अगर सवाल पूछा जाए क्या अस्पृश्यता संविधान में परिभाषित है, तो हमारे संविधान में कुछ भी परिभाषित नहीं है, और ये परिभाषित करने का काम या तो संसद का है या न्यायपालिका का है, ये दोनों की जिम्मेदारी है। तो संविधान अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं करता अस्पृश्यता क्या है। लेकिन अस्पृश्यता का मतलब ये नहीं है कि कोविड के दौरान कहीं लोगों ने छुआछूत करना शुरू कर दिया, ये अस्पृश्यता नहीं है। किसी बीमारी के कारण किसी को न छूने न परहेज कर दिया जाए। कई बार कम्युनिकेबल डिसीज होती है, हमने कभी मास्क लगा के आना, कई बार हमने क्लास में कहा मास्क लगा के आना, तो ये छुआछूत नहीं है, क्योंकि वो दूसरे से फैल सकता है, बायोलॉजिकल है। छुआछूत का मतलब ये मान्यता है, इसकी फिलोसफिकल मान्यता ये है कुछ लोग अपवित्र हैं, और अगर आप उनको छू देंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए छुआछूत अपने आप में मानवाधिकार के खिलाफ है, आजादी के खिलाफ है, मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। क्योंकि मानव का मतलब है गरिमामय जीवन, मानव का मतलब है कि मानव कोई अपवित्र हो। आजकल तो प्राणियों का पवित्र नहीं माना जाता, पशु अपवित्र नहीं है। भाई हम तो देखते हैं आसपास लोग डॉगी लेकर टहलते रहते हैं, पशु अपवित्र नहीं है, मानव अपवित्र हो गया। इसलिए ये बड़ी ध्यान देने की बात है। अस्पृश्यता का मतलब है इस फिलोसफिकल प्रदूषण, यानी कोई व्यक्ति प्रदूषित है, अशुद्ध है, ये अपने आप में अमानवीयता, अस्पृश्यता हमारे यहाँ सबसे, भाई अगर कहा जाए हिंदू समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में विकृतियों में उत्पन्न हो गया, जिसका नाम था अस्पृश्यता। इसलिए संविधान निर्माता ने उसको बड़ी तरीके से सीमित किया। तो इसलिए अमेरिका के संविधान में ऐसी प्रॉब्लम थी ही नहीं। अमेरिका के संविधान में प्रजाति भेदभाव था, प्रजाति भेदभाव खत्म करने के लिए अलग तरीके अपनाए। तो पहला अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता अयोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यहाँ पे आप देखिए अनटचेबिलिटी शेल बी पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग विथ लॉ, और उसके खिलाफ यानी द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी राइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कभी भी अगर कोई अस्पृश्यता किया जाए, अस्पृश्यता का प्रतिबंध होगा, उसका आचरण किसी रूप में मना किया जाएगा। ये सवाल हमें यही नहीं पता कि अस्पृश्यता है क्या, तो आचरण कैसे मना किया जाएगा। दूसरा दंडनीय अपराध है, आप याद रखिए हमारे रूल ऑफ लॉ है। इसमें जहाँ आर्टिकल 17 को 14 से आप जोड़ के पढ़िए, अब हमारे यहाँ ये कह दिया गया कि दंडनीय अपराध है, तो दंडनीय अपराध है तो पहले ये तो बताओ लॉ क्या है। हमारे यहाँ बिना लॉ से किसी व्यक्ति को दंडित किया ही नहीं जा सकता, लॉ चाहिए। और हमारे यहाँ लॉ नहीं बनती, लॉ का प्रोसीजर बनता है कि पहले तो ये बताइए लॉ बनाइए। तो इसलिए आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट का अलग एग्जाम्पल है। हमारे संविधान में से दो प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। एक फंडामेंटल राइट है जो जिस दिन आए उसी दिन लागू हो गए, अनुच्छेद 14, जिस दिन संविधान से लागू हुआ उसी दिन आर्टिकल 14, 15 ये सब फोर्स में आ गए, 17 प्रभाव में नहीं आया। संविधान लागू होने के बाद 17 प्रभाव में नहीं आया, क्योंकि
70 की लैंग्वेज की आप देखिए, और इसमें लिखा हुआ है कि विधि बनाई जाएगी। भाई दंडनीय अपराध होगा तो ये तो बताइए दंड कितना होगा। हमारे रूल ऑफ लॉ है तो किसी व्यक्ति को दंडित करने का तरीका है कि विधि बनाई जानी चाहिए पहला, फिर उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए दूसरा। अब आर्टिकल 17 में कुछ है ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ दो किस्म के फंडामेंटल राइट में हमारे यहाँ दो किस्म के मूल अधिकार है। हमारे दो किस्म के मूल अधिकार है। एक स्वतः आरोपित होते हैं, सेल्फ ऑपरेटिव। एक स्वतः आरोपित होते हैं, स्वतः लागू होते हैं। एक सेल्फ ऑपरेटिव है। जिस दिन संविधान में रखे गए उसी दिन लागू हो जाएंगे। दूसरा, स्वतः आरोपित नहीं होते। इनके लिए ये स्वतः आरोपित नहीं होते, ये सेल्फ ऑपरेटिव नहीं है। यानी बाइक दो किस्म की है, एक तो बटन वाली है, एक किक मारनी पड़ती है। एक तो सेल्फी लेती है, दूसरा किक मारना पड़ता है। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 ये सब सेल्फ ऑपरेटिव है जो अभी तक हमने पढ़ा। 17 17 को ऑपरेट करने के लिए संसद विधि बनाएगी। संसद को विधि बनाना पड़ेगा। लेकिन यकीन मानिए, हमारे यहाँ आर्टिकल ये बात लिखी गई है आर्टिकल 17 में, विधि के द्वारा दंडनीय अपराध होगा। इसका मतलब है राज्य भी विधि बना सकती है, संसद ही नहीं। आर्टिकल 17 में वैसे यद्यपि इस बात को आर्टिकल 35 के साथ अगर पढ़ें, 17 को 35 के साथ पढ़ें तो लिखा गया है। अब सवाल है कि विधि बनाएगा तो विधि कौन बनाएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा बनाएगी या संसद बनाएगी। भाई छुआछूत को रोकने के लिए विधि बनाई जाएगी, तो विधि कौन बनाएगा, संसद बनाएगी या राज्य विधानसभा बनाएगी। आर्टिकल 17 में इस बात का उल्लेख नहीं है, लेकिन 35 में इस बात का उल्लेख मिलता है। 35 में कहा गया है कि मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है। मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए विधि के निर्माण का अधिकार केवल किसके पास है, संसद के पास है, राज्य विधानसभा के पास नहीं है। इसलिए 17 को 35 के साथ अगर पढ़ेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। अनुच्छेद 35 फंडामेंटल राइट का आखिरी आर्टिकल है। अनुच्छेद 35 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 35 में क्या लिखा गया है कि मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए संसद विधि बनाएगी। तो आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया है कि छुआछूत दंडनीय अपराध है, तो विधि बनाकर ये तो बताया जाए छुआछूत क्या है। छुआछूत क्या है, या अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, बहुत विशुद्ध शब्द है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता क्या है, संसद तय करे। फिर दंड कितना मिलेगा, संसद तय करे। भाई दंडनीय अपराध होगा तो दंड कितना मिलेगा, संसद तय करे। फिर दंड की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी संसद तय करे। हमारे यहाँ पे याद रखिए, ये बहुत हमारे यहाँ लोकतांत्रिक देश है, विधि का शासन है। यानी जब तक लॉ न बन जाए किसी को, अब सोचिए नकलचियों को दंडित करने के लिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ रही है। हमारे यहाँ वैसा देश नहीं, कई ऐसे देश हैं जैसे आप देखेंगे कि कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, वहां सीधा हाथ के बदले हाथ, कान के बदले, अगर अगर किसी ने गलती से भी कोई छेड़खानी और कर दी सीधा हाथ ही काट लेते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे करो, फिर न कोई अपील न कोई दलील। हमारे यहाँ प्रक्रिया बहुत लंबी है। हमारे सीधा पहले संसद विधि बनाएगी। तो संसद ने विधि कौन सी बनाई, संसद विधि बनाएगी। संसद ने विधि बनाई अस्पृश्यता अधिनियम 1955। पहली बार संसद ने विधि बनाई। अच्छा, ये सब बातें तो अपने नोट्स में लिखी गई होंगी। इसे मेरा बस एक जो नोट्स में लिखा गया मैं नहीं लिखवाऊंगा, जो नहीं लिखा गया है वो बातें मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि वही रिपीटेशन करने क्या फायदा है। संसद ने पहली बार विधि बनाई अस्पृश्यता अधिनियम 1955। अब अस्पृश्यता नकारात्मक लग रहा था, बात को नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज किया गया और लिखा गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इसी का नाम चेंज कर दिया गया और 1976 में इसका नाम कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण
अधिनियम। – 1976 में पहले इसका नाम था अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, और फिर इसके बाद इसका नाम सिविल अधिकार। अब ये ज्यादा ठीक बात हो गई। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 76, ये आपातकाल का समय था 76, ये 1955, यानी राज्यों के पुनर्गठन के जस्ट एक साल पहले। तो कोई चीज आप पढ़ रहे हैं थोड़ा सा स्टोरी के रूप में पढ़िए, फैक्ट भी याद करने में तरीका कोई स्टोरी के रूप में, घटना के रूप में नहीं। 76 आपातकाल का समय था, 76 मतलब शोले मूवी रिलीज होने के जस्ट एक साल बाद सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। गब्बर जैसे लोगों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसलिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। तो फिर आप कहेंगे ये बताइए, इन दोनों अधिनियमों में छुआछूत को परिभाषित किया गया? उत्तर है नहीं, न संविधान में परिभाषित किया गया, इन दोनों अधिनियमों में भी ये नहीं बताया जा सकता छुआछूत है क्या। लेकिन सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में छुआछूत एग्जाम्पल दिया गया, और आप याद रखिए छुआछूत क्या है कहीं परिभाषित नहीं किया गया, कुछ एग्जाम्पल दिए गए छुआछूत के, जैसे कि आपने कोई, आजकल के बच्चे किसे किसे डिलीवरी वालों से खाना मंगाते हैं, किससे? स्विगी से, स्विगी और जोमेटो। स्विगी जोमेटो को आपने ऑर्डर दिया और उसने पूछा कि भैया आप इस जाति के हैं इसलिए मैं आपके यहाँ खाना नहीं दूंगा, ये छुआछूत है। आप किसी घर गए और उसने पता चला कि आपको कुछ पानी पीने के लिए अलग ग्लास या चाय पीने के लिए अलग ग्लास दिया, ये छुआछूत है। किसी सार्वजनिक जगह पे, मंदिर मस्जिद कोई भी पब्लिक प्लेस है, वहां आपको एंट्री से मना कर दिया गया, ये छुआछूत है। यानी ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल इसमें दिए गए, छुआछूत माना जाएगा। या कभी किसी को जाति सूचक शब्द से अपमानित किया जाए, जो मैं गांव में अक्सर देखता हूँ, ये एकदम छुआछूत माना जाएगा। इसे एग्जाम्पल दिया गया कि ये छुआछूत के एग्जाम्पल हैं, लेकिन परिभाषित उसमें भी नहीं किया गया। अब सवाल है, ये बात तो एग्जाम्पल दे दिया गया छुआछूत अगर ये है तो कितना दंड कितना मिले? 2 वर्ष। और आप याद रखिए अगर कोई छुआछूत का आप आरोपी व्यक्ति होगा, 2 वर्ष का दंड मिलेगा। इसका मतलब एमपी एमएलए के चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष का दंड मिनिमम 2 वर्ष होगा, बाकी तो ज्यादा हो भी हो सकता है। मामला दंड में नहीं है, यहाँ दंड की प्रक्रिया में है। हम आपको याद दिला दें, हमारे यहाँ सभी प्रावधानों में जब हमारे यहाँ कोई पनिशमेंट होता है, कोई व्यक्ति अपराधी होता है, अपराधी के दंड देने की एक प्रक्रिया है। अपराधी के दंड की प्रक्रिया के आपको हम ये याद दिला दें, भाई दंड कैसे मिलता है, इसका तरीका है। हमारे यहाँ ये आर्टिकल 14 में बात होती है, 22 में बात होती है। दंड देने का पहला मतलब है, क्यों दंड किस आधार पर दिया जाए? किसी ने विधि का उल्लंघन किया है, नंबर 1। तो किसी ने विधि का उल्लंघन किया है तो आप ही उसको पीट देंगे या कोई और तरीका है? अब किसी ने विधि का उल्लंघन किया, उसी को ठास दिया वहीं बगल में रख के? नहीं, विधि का उल्लंघन किया फिर उसका थाने में एफआईआर होना चाहिए, नंबर 2। पुलिस उसका एफआईआर लेगी, और पुलिस जब एफआईआर लेती है कारण पूछती है, पुलिस कैसे एफआईआर नहीं लिखती, सबूत मांगती है कि भाई क्या हुआ, ऐसा बताओ सबूत। पर हो सकता है कोई फर्जी भी एफआईआर लिखवाना चाहे, तो सामान्यतः पुलिस ऐसा एफआईआर नहीं लिखती। लेकिन अगर पुलिस एफआईआर लिखेगी तो मान तब उसके बाद मामला कहाँ जाएगा? न्यायालय में। उसके बाद पुलिस क्या करेगी? चार्जशीट दायर करेगी। चार्जशीट दायर करके मामला कहाँ जाएगा? न्यायालय में। और हमारे यहाँ न्यायालय जब भी किसी व्यक्ति की सुनवाई करता है, न्यायालय का सिद्धांत है वह व्यक्ति को निर्दोष मानकर विचार करता है। उसको ऐसा लगता है कि व्यक्ति निर्दोष है, इसको पुलिस ने फंसा रखा है। ये हमारे न्याय का, यानी इनोसेंट टिल प्रोवन गिल्टी, ये न्याय का पहला फार्मूला है। तब तक कोई व्यक्ति निर्दोष है जब तक वो दोष सिद्ध न हो जाए। यानी कोई थाने में जाने से दोषी नहीं हो जाता, जेल में भी रखने से दोषी नहीं हो जाता। किसी को जेल में रख दिया जाए दोषी नहीं हो जाएगा। अरे भाई जेल में रखने का मतलब न्यायालय ने दंडित थोड़ी किया है, ट्रायल चल रहा है, वो इसका सुनवाई चल रही है। ये हमारे यहाँ प्रिंसिपल है न्याय का, ये हर मामले में लागू होता है। इसलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ तमाम दोषी व्यक्ति छूट जाते हैं,
क्योंकि इतना कठोर प्रिंसिपल हमने अपना रखा है, लोकतांत्रिक इसके फायदे हैं। इसे कई बार आप देखते हैं यहाँ पे लोगों को दंडित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा संविधान अधिकार दे रखा है, ऐसा लॉ की प्रक्रिया होनी चाहिए। क्योंकि आगे चल के आर्टिकल 21 बता देंगे हमारे यहाँ जब किसी को जेल में रखा जाएगा तो जीवन का अधिकार का हनन हम कर रहे हैं, और जीवन का अधिकार के हनन के लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी विधि ही नहीं होगी, उसकी प्रक्रिया भी तय करिए। उसमें लिखा होगा कि वेलेबल नॉन वेलेबल, ये प्रक्रिया है। जब आप कोई वेलेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस से प्रक्रिया है, उसके बाद फिर न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय को निर्दोष मानकर विचार करेगा, प्रक्रिया है। यानी सरकार को प्रमाण देना है कि अमुक व्यक्ति ने अपराध किया है, व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यायालय तो ये मान रहा है कि सरकार उसको फंसा रखा है, पुलिस उसको फंसा रखा है। ये हमारे सामान्य प्रक्रिया है किसी को दंडित करने की। लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जैसे दहेज निवारक अधिनियम, अनुसूचित जाति ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, और तीसरा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट, एक नया कानून बना था 89 में। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट यानी किसी भी तरीके से छुआछूत की नहीं है, बल्कि किसी भी तरीके से अगर किसी को प्रताड़ित कर दिया तो वो एट्रोसिटीज की प्रताड़ना में आ जाएगा। ये बहुत पावरफुल एक्ट है। अभी एक बड़ा महाराष्ट्र एक मामला आया था, एक बच्चा किसी दुकान पे गया, दुकान पे पता नहीं क्या टॉफी लिया कि नहीं लिया, उसने जाके शिकायत कर दी न्यायालय में कि इन्होंने क्या किया कि हमें टॉफी देने से मना कर दिया और प्रताड़ित किया, इनको अरेस्ट किया जाए। तो बड़ा विवाद इस मामले पर हुआ था न्यायपालिका ने। अब सवाल है कि ये इनकी प्रक्रिया है, न्यायपालिका का निर्णय क्या है इस पर आने से पहले आपको मैं दिला दें। अगर इस मामले से देख लिया जाए, अगर इस मामले को हम देखें तो हमारे यहाँ न्याय प्रणाली में ये विचार जो आता है वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का मामला इस सामान्य प्रक्रिया का उल्लंघन करता है। और अच्छा मान लीजिए कि एक आजकल न्यायालय ने एक और सिद्धांत अपना, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय का मतलब किसी आर्टिकल में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। मानेका गांधी केस में न्यायपालिका ने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया। प्राकृतिक न्याय का मतलब यह है, प्राकृतिक न्याय का मतलब पहला यह है, आप इस क्लास में आ रहे हैं, आप लेट हो गए, मैंने कहा आ जाओ, उल्टे खड़े हो जाओ। यहाँ न्याय है अन्याय है? क्यों अन्याय क्यों है? न्याय है अन्याय है? कौन कह रहा है न्याय है? अरे मेरे बच्चों ये अन्याय है, क्योंकि मैंने उससे ये नहीं पूछा कि लेट क्यों हुआ, अरे बस लेट हो गई, कोई जिला गाजियाबाद से आ रहा है। अब बताए आजकल किसानों का जाम वैसे लगा हुआ है। इसे पहला कारण पूछ के दंडित देना न्याय सिद्धांत का पहला, प्राकृतिक न्याय का पहला नियम है। जिस व्यक्ति को आपने दोषी मान लिया है उसका पक्ष सुनिए पहले आप। दूसरी बात, किसी मामले में व्यक्ति स्वयं न्यायाधीश नहीं होगा, जिसके ऊपर आरोप होगा वो नहीं बताएगा मैं सही हूँ गलत हूँ, दूसरा बताए। यानी हमारे यहाँ बड़ा मामला आया था कि हमारे यहाँ तो पूर्व चीफ जस्टिस के ऊपर सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लग गया था। उनका ऐसा मन नहीं किया, उनका आपकी बात नहीं मानी जाएगी, कोई दूसरा कहे। व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है। प्राकृतिक न्याय का दूसरा सिद्धांत ये है, चोर कहाँ कहता मैं चोर हूँ, दूसरा व्यक्ति कहे। तीसरा, अब मान लीजिए कोई यहाँ पे सफाई करने आ जाए, कोई हमारे स्टाफ आ जाए और उससे गिलास टूट जाए, मेरे कहे पंखे पे लटकाओ इसको, गिलास तोड़ा। न्याय है अन्याय है? प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। अरे मेरे बच्चों ये नेचुरल जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस लिखा नहीं गया है, अरे मानव विवेकपूर्ण है। तो कहा जाता है कोई भी विधि बनाने से पहले ये फार्मूला में ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो नेचुरल जस्टिस खिलाफ नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक न्याय खिलाफ नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात, दंड देने का अधिकार टीचर को नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं है। दंड देने का अधिकार केवल न्यायालय को है, पुलिस को भी नहीं है। हमारे पुलिस जब कूट देती है, हमारी किसी विधि में लिखा है पुलिस मारेगी। इसे न्यायपालिका बार बार, किसी जो कैदी न्यायपालिका में जेल में जाता है उसका मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस वाले मेडिकल टेस्ट अपने तरीके से करा लेते हैं। इसे हमारे यहाँ पुलिस किसी को पीटे, ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है। इसे आप याद रखिए, किसी भी न्याय और विधि के निर्माण में इन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। तो क्या हम ये सब एक्ट बनाएंगे तो सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे? लेकिन
सवाल है, मानेगा गांधी केस आया 1978 में, ये सब अधिनियम बन गए थे 1976 में। ये सच है, कई बार हमें ऐसे कठोर अधिनियम लाने पड़ते हैं कि समस्या गंभीर है, लेकिन ये भी सच है उसी कठोर अधिनियम से मिसयूज के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। दो कानून हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। दहेज निवारक अधिनियम, क्योंकि दहेज लेना बड़ा मानवीय किस्म का है, और सच माने मैं तो ऐसा लड़कियों से हमेशा कहता, दो दहेज मांगे उससे कभी शादी मत करना। एक प्रिंसिपल जीवन अपना लेना तुम लोग। दहेज मांगना कितनी इनसेंसिटिव बात है। इनसेंसिटिव बात क्यों है? अरे भाई सीधी सी बात है यार, मानव को खरीद बेच रहे हो पहला। अगर अगर कई कई बार तुम देखते हैं लोग नाराज होते हैं, हमें दहेज इतना नहीं मिला, दहेज इतना नहीं मिला। कोई अपने खून का टुकड़ा दे दे रहा है और तुम कह रहे हो इतना पैसा नहीं मिला। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार कर देना चाहिए। क्या? लेकिन अब दूसरी बात सुन लीजिए, ये बात क्यों आ रही है? अब दहेज विरोधी कानून आ गया। दहेज विरोधी कानून आए, उसका इतना मिसयूज हुआ। मान लो पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया तो पता चला कि एफआईआर हो गई थाने में, और कहा गया ससुर सास ने भी हमें पीटा। अब ससुर सास जेल में चले गए चक्की पीसी। यार, झगड़ा था पति पत्नी का, मामला किसका बन गया? दहेज का। दो कानून का बड़ा ज्यादा मिसयूज हुआ। मैं जब उसको लाया इसलिए गया था कि महिलाओं की रक्षा किया जा सके। और तीसरा कानून जो यकीन मानिए आज जिसका बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बहुत ज्यादा मिसयूज है, सेक्सुअल हरेसमेंट कानून का। 1/3 युवा बच्चे जेल के पीछे हैं। बड़े देश का दुर्भाग्य है ये। पोक्सो पोक्सो तो दूसरी बात है, उसके अलावा पोक्सो भी आ गया उसी में। ये इतने ऐसे कानून है कि अब कई बार इसने कहा कि बहुत सख्त कानून बनने से उसके मिसयूज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जेलें युवा लोगों से भरी पड़ी हैं। 1/3 लोगों के ऊपर यह आरोप है कि सेक्सुअल हरेसमेंट के केस है उनके ऊपर। तो अब सवाल है कि ये मामले सब न्यायपालिका के सामने आने शुरू हुए। अब न्यायपालिका के सामने आने शुरू हुए और न्यायपालिका ने, भाई यही सीधी सी बात है, क्योंकि इस एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट SC/ST एक्ट में ये लिखा गया है, इसमें एफआईआर बिल्कुल तत्काल होगा, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, बिना उस व्यक्ति से पूछे तत्काल आपको एफआईआर करना पड़ेगा। और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको हिरासत में ले लिया जाएगा। यानी इसलिए कहा जाता है कानून बहुत कठोर है, दहेज कानून, ये कानून और सेक्सुअल हरेसमेंट वाला। तो पहला व्यक्ति हिरासत में ले लीजिए, हिरासत में ले लिया जाएगा तो फिर प्राकृतिक अधिकार का उल्लंघन है। तो क्योंकि हो सकता है किसी दो व्यक्ति के बीच में, एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना आपको बताएं, दो लोगों के बीच में अब कई बार एक तरफा मोहब्बत हो जाती है, बड़ी खराब बीमारी है ये। युवा, ये सब युवा अवस्था में ही होती है। जिस एज में आप नहीं है अभी, आप पार कर गए हो अवस्था। लो, अरे ये सब 20 साल तक सब होता है भाई, आप तो पार कर गए हैं। आप बहुत मेच्योर हो गए इस समय। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप याद रखो, अब मैं बता रहा हूँ कि ये घटना इसलिए है कि उसमें मेरा सिस्टर भी शामिल थी। हाँ हाँ, मतलब अब सच मानो, आज आज टेक्नो स्कूल के प्रिंसिपल है वो। अभी तो बल्कि स्कूल, दिल्ली स्कूल की प्रिंसिपल है मेरे स्कूल। अब किसी का एक तरफा मोहब्बत हो गया उससे, और उसने एफआईआर करा दी कि इसने मुझे प्रताड़ित किया, क्योंकि ये शादी नहीं कर रही है। अब वो तो घबरा घबरा मेरे पास है। मैं कहा देखो मैं लॉयर तो नहीं, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, तुम लॉयर जाके पूछो। लेकिन किसी तरीके से मतलब मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको डाइल्यूट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पहले कारण बताइए तभी आप हिरासत में लेंगे, नहीं ले सकते आप, क्योंकि इसका मिसयूज बढ़ाओ। मिसयूज किन लोगों ने किया? आईएएस, जो बड़े बड़े पदों पे थे उन लोगों ने मिसयूज किया। जिनके खिलाफ एक्चुअली छुआछूत होता है वो तो पोजीशन नहीं एफआईआर करने जाए। भाई सबसे घटनाएं गांव में होती हैं, वहां कुछ होता है नहीं। इसका मिसयूज बड़े बड़े पदों पर बैठे लोगों ने करना शुरू कर दिया, पढ़े लिखे लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब किसी पर मान लीजिए, और ये तो छुआछूत घटना किसी अधिकारी के खिलाफ हो सकती है। अभी आपने सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा होगा, हेमंत सोरेन ने एफआईआर कराया। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है, हेमंत सोरेन ने उस अधिकारी के खिलाफ, कोई भी, अब मान लीजिए किसी कर्मचारी में कोई छोटा कर्मचारी है, कोई बड़ा कर्मचारी है, बॉस ने आदेश दे दिया कि ये काम करो, तब मेरे साथ छुआछूत किया गया। अब लो, बॉस तो फंस गया। इस वजह से बड़ी समस्याएं ऐसी आई।
कि लोगों ने आपस में राइवलरी सेटिंग करनी शुरू कर दी, पॉलिटिकल पर्पस से मामला कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम, कोई बॉस का आदेश दे उसमें बड़ी समस्या आ गई। इस वजह से अब इसको डाइल्यूट किया गया है, क्योंकि इसमें ये कहा गया है, ये सबसे कठोर कानून क्यों है, क्योंकि इस कानून में लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप है, व्यक्ति के निर्दोष नहीं, व्यक्ति को न्यायालय दोषी मानकर चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ ये न्याय के मूल सिद्धांत का खिलाफत है, दहेज वाला कानून, ये कानून और सेक्सुअल हैरेसमेंट। यहाँ ये मान के चला जाएगा व्यक्ति दोषी है और व्यक्ति ये प्रमाणित करे, जबकि हमारे पूरे न्याय का सिद्धांत क्या है, न्यायालय व्यक्ति को निर्दोष मान के चलता है। ये क्या मान के चलेगा, व्यक्ति दोषी है और तत्काल उसे हिरासत में लिया जाएगा। नॉन बेलेबल ये ऑफेंस है, इसमें ये प्रक्रिया ये है कि जमानत नहीं मिलेगी, हिरासत में लिया जाएगा और व्यक्ति प्रमाणित करे कि उसने ऐसा नहीं किया है। यानी सबूत देने का दायित्व किस पर होगा, व्यक्ति पर होगा। व्यक्ति प्रमाणित करे कि उसने ऐसा नहीं किया है, इसलिए इस कानून को बड़ा कठोर माना जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको इसीलिए डाइल्यूट कर रखा है कि बड़े सारे एग्जाम्पल हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज ने आरोप लगाया कि उनके साथ छुआछूत हुआ। बिहार के राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी, आईएएस अधिकारी ने आरोप लगा दिया कि उसके साथ छुआछूत हुआ, क्योंकि उसका प्रमोशन नहीं मिला। तो अलग अलग कारणों से लोगों ने कर दिया। इसका मतलब कॉस्ट तो बड़ा अच्छा था, लेकिन इसको मिसयूज किया गया। इस वजह से हमारे यहाँ छुआछूत वाली ये घटना, इतना कठोर कानून क्यों बनाया गया। समस्या भाई, दहेज की समस्या, सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये समस्याएं बड़ी गंभीर है, लेकिन मिसयूज ने वाकई पर्पस को डाइल्यूट कर दिया। तो उच्चतम न्यायालय ने अभी कह रखा है, नहीं, प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। किसी व्यक्ति को हिरासत मिलने से पहले पहले आप उसकी जांच करेंगे, उसका पक्ष सुनेंगे। बिना किसी का पक्ष सुने, बिना किसी की जांच किए आप किसी को स्वाभाविक रूप में दोषी नहीं मान सकते। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो अभी उच्चतम न्यायालय ने इसको थोड़ा डाइल्यूट कर रखा है। जो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये भी है 1989 का एक्ट है। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ब्रैकेट में SC ST एक्ट। तो सबसे अच्छा मामला भी हेमंत सोरेन का दिखा। भाई अगर आपको कोई अधिकारी, भाई कोई भ्रष्ट मतलब कोई किसी को आरोप है भ्रष्टाचार है, नहीं तो बाद में प्रमाणित होगा। अगर किसी को पुलिस पकड़े, भाई पुलिस वाले को पकड़ना ही है, और पुलिस वाले पर कह दो कि नहीं हमारे साथ छुआछूत हुआ, हमारे साथ अवमानना हुई, तो ये अपने आप में फिर विवाद का विषय बनता है। इसलिए आर्टिकल 17 का महत्व होता है। आर्टिकल 17 केवल इतना ही है। अब मैं आपके जरा सवाल पढ़ दूं, बड़े सारे सवाल आपने पूछे हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल 18 पे चलें। यदि शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति SC जाति का सूचक करता है तो उसे खिलाफ एट्रोसिटी के तहत FIR होगी? नहीं, नहीं होगी, क्योंकि एक ही लोग आपस में कैसे शिकायत कर सकते हैं। बैकलॉग वैकेंसी के संदर्भ में 50% के आरक्षण की रिजर्व सीमा का उल्लंघन एकदम होगा भाई। बैकलॉग का मतलब 100% रिजर्वेशन, 50% छोड़ दीजिए। 2000, अच्छा किसी बच्चे ने प्रयागराज से पूछा है, 2020 में क्रीमी लेयर के अनुसार वार्षिक आय 7 लाख थी। नहीं, 8 लाख है, क्रीमी तो 8 लाख है, लेकिन वर्तमान में 25 लाख है। वर्तमान में 25 लाख, ये मेरा बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है? वो मेरे पुत्र, ऐसा मत पढ़ो यार। 25 लाख नहीं है, 8 ही लाख है, और 8 लाख में सैलरी और इनकम, सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम शामिल नहीं है। हाँ, बार बार ये कहा जा रहा है। अच्छा, अब पीटी का सवाल आपसे पूछे, क्रीमी लेयर बढ़ाने का अधिकार किसको है? अब पीटी का सवाल है, पीटी का सवाल ये, क्रीमी लेयर में सैलरी का पैसा, मान लीजिए कोई क्लर्क है, तो जिसको साल में जो सैलरी का पैसा आ रहा है वो क्रीमी लेयर में शामिल नहीं होगा, और एग्रीकल्चर इनकम जो उसकी आ रही है वो क्रीमी लेयर में शामिल नहीं होगा। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस में 8 लाख की सीमा है, लेकिन उसमें सैलरी भी शामिल है और एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है। ओबीसी के लिए नहीं शामिल है। अब ये प्रस्ताव किया जा रहा था इसको 8 लाख से बढ़ के 12 लाख कर दिया जाए, और इसमें क्या किया जाए, सैलरी वाला और एग्रीकल्चर इनकम हटा दिया जाए।
लेकिन क्योंकि इसमें कई बार समस्या वाले कोई छोटा मोटा, कल ही कोई हमारे पास स्टूडेंट आया था, अब मान लीजिए उसका मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसका 8 लाख रुपए, अभी 8 लाख रुपए कितना होता है साल में, मतलब वार्षिक आपको कितना, अगर 50,000 भी आपकी इनकम है महीने, तो साल में कितना हो गया, 6 लाख। तो मान लीजिए कि अभी कोई भी थोड़ा मोटा बिजनेस कर रहा है तो 1 आध लाख रुपए महीने पा ही सकता है, फिर तो सब क्रीमी लेयर में आ गए। कहा जा रहा है इसको 12 लाख कर दीजिए, लेकिन अभी इस पे विचार जारी है। लेकिन सवाल पीटी का ये है, क्रीमी लेयर तय कौन करता है? आपको पीटी करेगा पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब बेसिक बातें हैं, SC ST आयोग। अब आपने यहाँ सुना तो उससे पॉलिटिकल डिस्प्यूट मत फंसिए कि आरक्षण है नहीं है क्यों है, वो आपके काम का विषय नहीं है। तुरंत अगर OBC कमीशन, ये क्रीमी लेयर कौन तय करता है, कौन तय करता है क्रीमी लेयर? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। पिछड़े वर्गों के सारे मामलों को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। देखिए इसके लिए क्या रेफरेंस करेंगे? भारत सरकार का प्रकाशन भारत, इसे यूपीएससी में भारत को संदर्भ के रूप में हम लेते हैं, पढ़ने के लिए नहीं। NCERT क्या है, बार 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 भारत क्या लिया, ऐसे मन में आपके ये सब चीजें पीटी के लिए बड़ा फेवरेबल है। जो विवाद चल रहा है भाई, विवाद से पूछेगा नहीं, वो बेसिक से पूछ लेगा, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है बताइए। तो फिर ये एग्जाम्पल है। तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का कोई मंत्रालय नहीं है। अनुसूचित जाति का काम भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ही देखता है। हाँ, अनुसूचित जनजातियों के लिए मंत्रालय अलग बना दिया गया है, अल्पसंख्यकों के लिए मंत्रालय अलग है। महिला, अभी कई सारे महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, महिला बाल विकास विभाग अलग है। कोई बड़ी स्कीम है तो भारत वगैरह में क्या होता है, अब महिला आरक्षण की बात है तो देख रहे हैं महिलाओं के संदर्भ में क्या क्या स्कीम है, विमेन्स कमीशन क्या है, तो पीटी से वहां सवाल आ जाएगा। बाकी महिला आरक्षण से 2-3 आर्टिकल है तो उससे सवाल कहाँ पूछेगा उससे फिर। तो इसे कई बार हम विवादास्पद मामलों में रहते हैं जब काम की बात को छोड़ के चलते हैं। आरक्षण समाज में कुछ लोगों को मिला है, इससे सभी तक पहुंचाने क्या सुझाव दिया सकता है? भाई ये तो फ्रेगमेंटेशन करिए, सभी को पढ़ाइए, सभी को न्यूनतम शिक्षा न्यूनतम स्कूलिंग दीजिए, तभी तो सभी को मिल पाएगा। और जिनको फायदा मिला उनको बाहर करिए। व्यवहार में अस्पष्टता से व्यवहार कानून का उल्लंघन के आधारों पर हो सकता है, चाहे जितना भी कठिन कानून क्यों न हो। किसी गांव के व्यक्ति को कैसे पता होगा कि उसके साथ जो व्यवहार किया कानून के खिलाफ है? हाँ, निश्चित तौर पर ये अभी है। देखिए इसलिए कहा जाता है कानून से ही पूरा समाज बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। समाज बदलने में लंबा वक्त लगता है, लेकिन एक बात आप देखिए, आजकल धीरे धीरे हमारा समाज शहरी समाज बनता जा रहा है। तो धीरे धीरे आप जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो कम से कम उनमें इतनी सेंसिटिविटी होगी कि ऐसा व्यवहार वो न करे। और दंडित करना नहीं है, दंडित करने में छोटी मात्रा होगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करिए। 16(4) ख की अंतिम पंक्ति को पुनः समझा दीजिए। 16(4) ख की अंतिम पंक्ति क्या है? अच्छा 16(4) ये अंतिम पंक्ति क्या है? अरे आरक्षण की अधिकतम सीमा का उदाहरण किसका मतलब है? अरे भाई सीधी सी, आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन नहीं होगा। सीलिंग 50% रिजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी उस साल की पूरी वैकेंसी की 50% का उल्लंघन करती है, इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंदिरा साहनी केस ने ऐसा कहा था कि 50% आरक्षण का मतलब क्या है? कुल नौकरियों का 50% नहीं, उस वर्ष आने वाली वैकेंसी का 50%। यानी 50% आरक्षण का मतलब क्या है? 1950 से 2024 तक जितने पद है उसका 50%, या 2024 की वैकेंसी का 50%? 2024 की वैकेंसी का 50%। मौलिक अधिकार की PDF टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम मिल जाएगा आपको। सामाजिक रूप में पिछड़ा है क्या? इसमें यह भी नहीं था कि आर्थिक रूप में पिछड़ा होगा। हाँ यही तो हमने बताया था, जो सामाजिक रूप में पिछड़ा आर्थिक रूप में पिछड़ा होगा। अगर कोई आर्थिक रूप में सफल है तो क्या हो सकता है कि वो सामाजिक रूप में पिछड़ा है? भाई सीधी सी बात है, जो आर्थिक रूप में धीरे धीरे प्रभावशाली हो जाएगा उसका सामाजिक उत्थान भी होता है, ये भी मान सकते हैं। ये तो कई लोग मानते हैं नहीं नहीं, आर्थिक पिछड़ापन लगे सामाजिक पिछड़ापन, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का इम्पैक्ट आता है। अब बताइए मुलायम सिंह यादव कोई पिछड़ा कहेगा अखिलेश भैया को?
सीधी सी इसका मतलब आर्थिक उत्थान होने के साथ सामाजिक प्रभाव भी आपका चेंज हो जाता है। बिहार में कोई शराब पिलाकर घूम रहा है बिना। अच्छा बिहार में, अच्छा अच्छा व्यवहारिक समस्या आप मत जाइए उसमें। कोई शराब पीकर घूम रहा है, देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा, पीकर नहीं पीकर, घूम रहा नहीं घूम रहा है। तो ये बात बहुत ध्यान दीजिए, अरे बच्चों ऐसे नहीं। और पुलिस उठा लेती है। अब सवाल ये है, व्यवहार की दुनिया अलग है, हमें किताबी दुनिया पढ़ना है बच्चों। ये भी आप जानते हो किताबी दुनिया और व्यवहार की दुनिया में फर्क है, बहुत फर्क है। और अभी व्यवहारिक दुनिया को मत देखो, इसे अभी अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास करो। लॉ, लॉज, बाई लॉज में क्या अंतर है? कस्टमरी लॉज इन फोर्स, अरे भाई सीधी सी है, आगे आपको बता देंगे। प्रदत्त विधायन आएंगे, एक इशारा तो मैंने बता दिया था। बाई लॉज क्या है? कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया लॉ क्या है? बाई लॉज। लॉज पार्लियामेंट बनाती है और लॉ डीडीए बनाती है, लॉज एमसीडी भी बनाती है, लॉ पार्लियामेंट बनाती है। तो पार्लियामेंट जो लॉ बना रखा है उसी की बेस पे एमसीडी लॉ बनाती है कि ऐसा सिटिंग होनी चाहिए, फायर नॉर्म, फायर नॉर्म्स ऐसा होना चाहिए। इसी क्या कहते हैं? बाई लॉज। बाकी प्रदत्त विधान में आपको एक बार फिर बता देंगे। और किसी का कस्टमरी, अरे भाई कस्टमरी का सीधा मतलब बड़ी सारी परंपराएं हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए, खास तौर पे नागाओं। तो हमारे कहा भी गया है, संविधान में कहा गया है कि जनजातियों की परंपराओं का संरक्षण किया जाएगा। विवाह कानून, ये सब कस्टमरी कानून है। और लॉज इन फोर्स, भाई सीधी सी बात है, लॉ बन जाना और लॉ को क्रियान्वित कर देना, दो बात तो फर्क है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया है, प्रभाव में नहीं है। क्या लिखा आपने? आर्टिकल 18। क्या? एफआईआर क्या होगा? देखिए उच्चतम न्यायालय ने क्या रखा, नहीं बिना साक्ष्य के आप नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी इम्प्लीमेंटेशन का दायित्व तो पुलिस का ही है। तो पुलिस कई बार पकड़ भी लेती है, नहीं पकड़ती है, डिपेंड करता है कि आदमी कैसा है। व्यवहार ये है, बहुत जगह उल्लंघन होता है, पढ़ो नहीं और उल्लंघन हो जाएगा, बहुत उल्लंघन होता है समानता का। आगे बढ़े। आर्टिकल 18, अब देखिए जिसपे कम बल देना उसको आगे पढ़ के निकल जाएंगे, इसलिए हम इसमें ज्यादा। आर्टिकल 17, 18, भाई सीधी सी बात है। आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? आप जानते हैं कि हम समानता की बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल 18 है, समानता है। समानता का समाज कैसा होना चाहिए? समानता में समाज कैसा होना चाहिए? देखिए एक होता है सामंतवादी समाज। आर्टिकल 18 में क्या लिखा गया? बड़ी सिंपल सी बात है, सामंतवादी समाज। तो सामंतवादी समाज का मतलब क्या है? जहां पे समाज में इस तरीके का विशेषाधिकार पाया जाता है। समाज कैसा होता है? सोपानिक। सामंतवादी समाज कैसा होता है? सोपानिक। सोपानिक का मतलब, और सोपानिक होता है ये बड़ी बात नहीं है, ये जन्म से होता है। और ब्रिटिश सरकार जब भारत में थी, तो ब्रिटिश सरकार तो अपने स्वामी भक्त बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा कि लोग उनके अनुसार काम करें, ऐसे कुछ पुरस्कार देती थी, कुछ उपाधियां देती थी जो उनको विशेषता पैदा करती थी। इसे ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, इस स्वपारिकता को बनाए रखने, किसी को क्या उपाधि दे दिया? सर, किसी को लॉर्ड, किसी को राय बहादुर, किसी को खान बहादुर, धर्म के आधार पर भी दिया जाता था। ये उपाधियां बाकायदा धर्म के आधार पर भी होती थी। और जिसका ब्रिटेन के शासन के प्रति स्वामी भक्ति है, इन उपाधियों को देने में ऐसा नहीं था कोई अचीवमेंट था, कोई विशेष क्वालिफिकेशन थी। जो भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वामी भक्ति होता था,
या कई बार ब्रिटिश सरकार जाति धर्म के आधार पर समाज को विभाजन करने के लिए ऐसी उपाधियां दे देती थी, तालुकदार या लंबरदार, राय बहादुर। तो ऐसी उपाधियां दिया जाता था कि इसे कहते हैं सामंतवादी समाज, जहां व्यक्ति का महत्व उसकी उपलब्धि से नहीं, व्यक्ति का महत्व जन्म से तय होता है, जहां समाज में सबकी गरिमा समान नहीं मानी जाती, बल्कि कुछ लोगों को विशेष महत्व दिया गया। विशेष महत्व दिया गया, ये सीधा क्या है? विशेषाधिकार है। ये सीधा क्या है? विषमता मूलक समाज की नींव है। जबकि एक लोकतांत्रिक समाज में आप देखेंगे, एक लोकतांत्रिक समाज की विशेषता क्या होती है? समता मूलक समाज होता है। लोकतांत्रिक समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? सभी की गरिमा को समान महत्व दिया जाता है। लोकतांत्रिक समाज में कोई पैदाइशी न विशेष हो जाता है, न कोई पैदाइशी नहीं चाहता है। इसे हर व्यक्ति एक मतदान के अधिकार है, हर व्यक्ति का समाज में एक महत्व है। आप कहेंगे क्या इसमें कोई विषमता नहीं होती? लोकतांत्रिक समाज कैसे होता है? हर व्यक्ति समान रूप में गरिमामय है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हाँ, एक बात से तय होती है कि अगर कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है, कुशलता हो रही है, तो आप कहेंगे सर ये बताओ, लोकतांत्रिक समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब कोई अपने नाम के सामने प्रोफेसर लिख रहा है, कोई अपने नाम के सामने डॉक्टर लिख रहा है, इंजीनियर लिख रहा है, कोई अपने नाम के सामने अशोक चक्र, महावीर चक्र लिख रहा है, अति विशिष्ट परम सेवा मेडल लिख रहा है। भाई यहाँ तो होता ही है, कोई अपने नाम के सामने क्या लिख रहा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, प्रोफेसर। तो सवाल है, ऐसा भी तो यहाँ कौन सा समानता है? लेकिन खास बात आप देखेंगे, इसका मतलब है किसी भी समाज में एकदम समानता स्थापित नहीं की जा सकती। किसी भी समाज में थोड़ी विषमताएं तो संभव है, लेकिन लोकतांत्रिक समाज की विषमता क्या होती है? तार्किक, उपलब्धि पे आधारित, सभी के लिए खुली होती है। लोकतांत्रिक समाज की विषमता क्या होती है? जाति, जन्म और धर्म पर आधारित नहीं होती। लोकतांत्रिक समाज की विशेषता कैसी होती है? तार्किक। लोकतांत्रिक समाज की विशेषता कैसी होती है? विशेषज्ञता पर आधारित। और इसलिए कहा जाता है कि भेदभाव किया जाता है तो भेदभाव तार्किक है। इसलिए ये माना जाता है कि लोकतांत्रिक समाज में भी प्रतिस्पर्धा को महत्व दिया जाए। लोकतांत्रिक समाज में प्रतिस्पर्धा को रखना पड़ेगा, कंपटीशन को रखना पड़ेगा। लेकिन उपाधियों में क्या होता था? उपाधि में क्या होता था? न कोई प्रतिस्पर्धा, न कोई कंपटीशन। भाई एग्जाम होते ही नहीं थे। भाई ब्रिटेन की सेवा में जाना, राजा महाराजाओं की सेवा करना, ये स्वामी भक्ति का प्रमाण होता था। उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, समानता नहीं थी, कोई पारदर्शिता नहीं थी। वो किसी को भी ऊंचा कर देंगे, किसी को नीचे कर देंगे। इसका मतलब है समाज में दो किस्म के लोग बनाते थे, एक तो प्रबुद्ध लोग, एक विशेषाधिकारी लोग, दूसरे सामान्य जन। और सामान्य जन का कोई अधिकार था ही नहीं। सामान्य जन तो सेवा में चला जा सकता था, वो केवल दास की भांति रहता था। सामान्य जन तो पास अधिकार नहीं था, कोई कर्तव्य ही थे और दास की भांति रहता था। इसे संविधान निर्माताओं ने क्या कहा? इस सामंतवादी समाज को खत्म किया जाएगा, इस विषमता मूलक समाज को खत्म किया जाएगा। और इसका सबसे विजिबल रूप कौन सा था? ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दी गई उपाधियां। इसलिए आप देखें, ब्रिटेन तो आज भी कहता लॉर्ड। अब सवाल है कि कहीं ना लॉर्ड साहब है, लॉर्ड का बिगड़ता हुआ नाम हमारे क्या गया? लॉर्ड साहब। अगर कोई लॉर्ड साहब है तो हम क्या है? मतलब क्या है? अगर कोई लॉर्ड साहब है तो हम क्या है फिर? अब पता नहीं कैसे लॉर्ड बन गए। और ब्रिटेन की परंपरा भी थी लॉर्ड का बेटा लॉर्ड। वहां तो लॉर्ड हाउस में इस तरीके से लॉर्ड का बेटा लॉर्ड। अभी कौन सी बात है मैं लॉर्ड का बेटा लॉर्ड? इसलिए आर्टिकल 18 में कहा गया। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? देखिए, ये क्या है? ये अवार्ड है। ये क्या है? ये पुरस्कार है। और पुरस्कार हमेशा सबके लिए खुला होता है। पुरस्कार प्रतिभा और क्षमता को रिकॉग्नाइज करता है। जबकि इस श्रेणी में क्या लिखा गया है? उपाधि। और उपाधि का मतलब है जो विषमता पैदा करती है। उपाधि का मतलब है जो विषमता पैदा करती है, जो जन्म पर आधारित है, जो धर्म पर आधारित है, जो स्वामी भक्ति पर आधारित है, वो क्या है? उपाधि। यानी कोई लॉर्ड बन गया, क्यों लॉर्ड बन गया? ब्रिटिश सरकार ही जानती है क्यों लॉर्ड बन गया। उसने उसकी क्या कीमत दी थी? क्या सरकार के लिए सूचना दी थी?
क्या सरकार की स्वामित्व थी? उसे क्राइटेरिया थोड़ी था। लेकिन आप कहेंगे सर ये बताओ, अगर ये सब पुरस्कार है तो कोई व्यक्ति अपने नाम के सामने क्यों लगाता है भारत रत्न? क्योंकि अगर कोई अपने नाम के सामने ऐसा लगाता है भारत रत्न XYZ, तो हमारे लिए बेइज्जती की बात तो है। नाम के आगे पीछे क्यों लगाता है? नाम के आगे पीछे नहीं लगाना चाहिए। और विवाद इस पे तभी शुरू हुआ जब 1954 में भारतीय सरकार ने क्या किया, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे पुरस्कार देने शुरू किए। इसी बात पे बड़ा मतभेद हो गया, तो लोग न्यायपालिका चले गए। लोगों ने कहा ना ना भाई ये तो पुरस्कार ठीक नहीं है। और विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि जब 1977 में 54 में शुरू हुआ, भारत रत्न अभी जो दिया भी गया है, पद्म भूषण, पद्मश्री, शुरू हुआ 54 में, नेहरू सरकार ने शुरू किया। जनता पार्टी सरकार जैसे ही बंद कर दिया। जेबी कृपलानी ने संविधान सभा में कहा था कि हम उपाधियों को बंद करेंगे, न तो भारत सरकार आगे आने वाले समय में देगी, न जिनको ब्रिटिश सरकार ने दिया था कंटिन्यू रहेंगे, सबको खत्म करेंगे, हम रहने नहीं देंगे। जनता पार्टी सरकार जैसे 1977 में आई, उनका सब बराबर, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री 77 में उसे जनता पार्टी सरकार ये दावा करती थी हम असली समाजवादी है। आज समाजवादी सोच कैसी होती है? समाजवादी तो ये भी नहीं मानता, इसे समाजवादी एक क्या कामरेड कहता है। एक हमारे बड़े समाजवादी टीचर थे, वो कहा करते थे देखो, जब हम लोग सर कहते थे, सर में भी वो आपत्ति करते थे, सर कैसा सर? और वो कहते थे एक ही मानव का क्लासिफिकेशन एक ही होना चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस, मिस्टर एंड मिसेस। और आजकल तो लोग नाम के सामने ही लिख देते हैं, अशोक चक्र, भारत रत्न, पद्म भूषण। ये अपने आप में ऐसा समाजवादी तो कहते हैं कि सब हो रहा ही नहीं। इंजीनियर, नाम के सामने इंजीनियर लिखने क्या मतलब? प्रोफेसर, ये नाम सामने लिखने क्या मतलब है? सब हटाओ, एक ही पहचान होनी चाहिए, मिस्टर एंड मिसेस, कोई बॉस नहीं, कोई बिग बॉस नहीं। इसे समाजवादियों ने कहा सब बराबर, इसको सब हटाओ। इंदिरा गांधी आई, टीम में फिर शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी टीम में फिर शुरू कर दिया। मामला उच्चतम न्यायालय के पास गया, बालाजी राघवन केस में बड़ा लैंडमार्क है। तो बाकी तो हमारे विवाद पैदा करने वाले ऐसे लोग हैं, वो विवाद हमारे एग्जाम में किसी काम का नहीं है। कई बार संविधान के इर्द गिर्द ऐसे विवाद होते हैं जो सुनने बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जीरो ही महत्व है। जैसे अच्छा, हमारे तो एक से पाकिस्तान सरकार ने दिलीप कुमार को निशाने पाकिस्तान दे दिया, बड़ा हंगामा हो, लोग न्यायपालिका में चले गए। उनका दुश्मन देश से उपाधि ले रहा है। न्यायपालिका ने कहा कलाकार है, कलाकार के लिए कोई सीमाएं नहीं होती। और आजकल दुनिया में कोई देश उपाधि उपाधि नहीं देता। अभी आपने देखा होगा जो इन लोगों को ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो अवार्ड मिला है, उपाधि मिली है। शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन क्या मिला है? और फ्रांस की सरकार है, फ्रांस की सरकार, जर्मनी की सरकार, इसमें पंडित रविशंकर, रविशंकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे इंडस्ट्री, पूरे फिल्म दुनिया के भारतीय म्यूजिक को विदेशों में लोकप्रिय किया। तो फ्रांसीसी सरकार ने उन लोगों को बड़े अवार्ड दिए। उसके बाद भारत सरकार ने शर्माती शर्माते उनको भारत रत्न दे दिया। लेकिन जो भारत रत्न दिया, फिर लोगों ने ये बाल उठाया भाई ये विदेशों से क्या ले रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बात याद रखिए, उपाधि ये नहीं है, ये पुरस्कार है। और मूल कर्तव्य में लिखा गया है, हमारे यहाँ मूल कर्तव्य में लिखा गया, प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्कर्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको मीडियोकर नहीं रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जब आप एक्सीलेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे तभी तो राष्ट्र का विकास होगा, और आपके ही विकास से तो भारत का विकास होगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा। इसे बालाजी राघवन केस में मामला सेटल कर दिया गया। आज कोई इससे विवाद नहीं है। इसमें मूल मुद्दा ये है, पुरस्कार पारदर्शी तरीके से दिए जाए। आज तो मुद्दा ये है। अभी पहली बार क्या हुआ कि 2014 के बाद सरकार ने कोशिश की है कि नॉमिनेशन ऑनलाइन फाइल कराया जाए, सबके नॉमिनेशन। क्योंकि एक बार ऐसा था कि मनमोहन सिंह सरकार थी, अमेरिका में काम करने वाले होटल व्यापारी को पद्मश्री दे दिया गया। तो बड़ा विवाद उठा कि कैसे दे दिया गया पुरस्कार। हमारे यहाँ आज के डेट में ये मुद्दा नहीं है कि पुरस्कार दिया, तो ये तय है पुरस्कार है ये। अब इसमें भारत रत्न को ये मत कहिए कि ये समानता के खिलाफ है। अरे समानता, अच्छा तेंदुलकर को भारत रत्न अगर दे दिया जाए तो बाकी लोगों को प्रेरणा तो मिलती है। अच्छा, किन लोगों ने जीवन में एक्सीलेंस के रूप में काम किया? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, एक्सीलेंस ही तो काम कर रहे हैं भाई। स्वामीनाथन
ऐसे लोगों ने, एक व्यक्ति ने कितना बड़ा काम कर दिया। वही तो आप में भी एक्सीलेंस है, आप में नहीं है क्या? मेरे बच्चों में ये मैं जानता नहीं कि आने वाले समय इसमें कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाएगा। आप मजाक मान रहे हो मेरी बात को? यही जीवन का एक्सीलेंस है। तो अगर आप प्रधानमंत्री कल बन गए तो आपको सम्मानित किया जाए कि ना किया जाए? तो चौधरी चरण सिंह ने काम किया, सम्मानित कर। अब कर्पूरी ठाकुर, अब लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स, अरे हर चीज में पॉलिटिक्स है। लोकतंत्र में बिना पॉलिटिक्स कोई काम होता है? अब इसी बात को लिख दिया गया है आर्टिकल। अब देखिए, उपाधियों का अंत, किसका अंत? उपाधि। तो लिखा गया है कि राज्य, सेना या विद्या, विद्या, विद्या का मतलब क्या होता है? शिक्षा। इसका मतलब विशुद्ध ध्यान बात किया गया है। नो टाइटल, इंग्लिश में सीधा लिखा, इंग्लिश में बहुत सही लिखा है, नो टाइटल। यहाँ पहले लिख दिया गया नो टाइटल। तो अच्छा, नो टाइटल। और जब जयप्रकाश नारायण बिहार में थे तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि हम अपने नाम के आगे कोई टाइटल वैसे भी नहीं लिखनी चाहिए, जन्म से भी टाइटल नहीं लिखनी चाहिए, समानता का भाव आता है। तो आप देखेंगे बिहार के बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि नाम के आगे कोई टाइटल लिखते ही नहीं। ये भी एक तरीके से सामंतवादी तो है। नो टाइटल नॉट बीइंग, लेकिन दो एक्सेप्शन है। हमारा संविधान में मानता है कि सेना और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया कोई टाइटल नहीं है। अब वो टाइटल नहीं, पुरस्कार है फिर। इसके अलावा कोई टाइटल नहीं दी जाएगी। डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। हमारे राज्य के द्वारा कोई टाइटल नहीं दी जाएगी, उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन पीएचडी की उपाधि दी जा सकती है, डॉक्टर दिया जा सकता है। और अभी अभी तक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, राजस्थान की नर्स ने, अभी सब लफड़े वाली कहानी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इसका, राजस्थान के नर्स ने पीएचडी कर लिया। अब वो कह रही मैं अपने नाम के समय डॉक्टर लिखूंगी। अब बड़ा लफड़ा है, डॉक्टर तो डॉक्टर, नर्स तो नर्स। अभी मामला सरकार को पत्र लिखा है, सरकार में आफत पड़ी, ऐसे ही लफड़े वाले लोग होते हैं जो न्यायालय जाते हैं। वो कह रही मैं अपने साथ, भाई पीएचडी, उसने पीएचडी से डॉक्टरी कर ली, नर्सिंग में पीएचडी कर ली, तो शेल बी कॉन्फर्ड। लेकिन हमारा राज्य नहीं देगा तो हो सकता है वो पाकिस्तान से जाके ले ले। ये भी तो हो सकता है हमारा भारत नहीं देगा टाइटल, तो जाकर कहां से लेगा? होनोलुलु से। अगर होनोलुलु चला गया तो क्या किया जाए? इसे दूसरी बात क्या लिखी गई है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम, न भारत सरकार देगी न विदेश से लेगा, मामला ही लफड़ा खत्म। अब तीसरा कंडीशन कौन सा है भैया? न भारत सरकार देगी न दूसरा कोई देगा। इसलिए जितने भी हमारे कलाकार, और उच्चतम न्यायालय ने कहा भी कलाकार देश काल की सीमाओं से परे होते हैं, और आज के आधुनिक युग में सामंतवादी उपाधियां तो अतीत का विषय बन गई। वैसे हमारे यहाँ कई लोग कहे, खुराफाती लोगों की कमी नहीं है। उच्चतम न्यायालय में एक व्यक्ति चला गया, उसने कहा राष्ट्रपिता क्यों लगाया था महात्मा गांधी के सामने? उच्चतम ने कहा बक बेकार की बात, हटाओ यहां से, बताओ ये कोई बात हुई? तो खुराफाती तो ऐसे लोग हैं। तो अब ऐसे खुराफात में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो महत्व है इसका। अरे भाई जो स्टेब्लिश बात है वो देख लीजिए, जो विवाद में चल रही हो। अच्छा, बच्चे इसी चक्कर में ज्यादा परेशान रहते हैं विवादों वाले मामले में, वो जो उनको बेसिक बात है वो याद नहीं होगी उनको। अच्छा, उसमें मजा भी खूब आता है। तीसरा, नो पर्सन, अब क्या लिख दिया गया? नो पर्सन का मतलब देसी या विदेशी? बड़े ध्यान से, नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अरे सीधा लिख दिया होता विदेशी। नो पर्सन जो भारत का ऐसा, जो विदेशी, जो ना भारत का नागरिक नहीं हो तो कौन होगा? विदेशी तो होगा। ऑफ इंडिया वाइल ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट। आप याद रखिए, हमारे संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जगह दो बातें लिखी गई है। एक तो सांसदों के लिए, सांसदों के लिए, राष्ट्रपति के लिए, यहाँ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लिखा गया है। और हमारे संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं बताया ही नहीं गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है।
इस बारे में पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है। राज्य अपने अपने लॉ बनाते हैं, वो आगे पढ़ना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का सीधा मतलब ये है, संसद के द्वारा बनाई गई विधि में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जम्पशन एक्ट या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वेबर एक्ट उसका नाम लिखा गया है। ये संसद के द्वारा बनाई गई इन विधियों में जो पद के नाम लिखे जाते हैं उसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इसलिए चपरासी ऑफिस ऑफ, अगर सरकारी चपरासी है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, मंत्री ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। आप सही सुन रहे हैं, मंत्री लाभ का पद नहीं है, चपरासी लाभ का पद है। तो आप कहेंगे दैया दैया ये कैसा मतलब है, ये अंधेर नगरी हो गई क्या? नहीं, अंधेर नगरी नहीं है, क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में जिन पद का नाम लिखा जाएगा वो लाभ के पद नहीं है। डीएम लाभ का पद है, एक्ट में नाम नहीं है। मंत्री लाभ का पद नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष लाभ का पद नहीं है, लेकिन एसडीएम लाभ का पद है, क्योंकि उनका नाम वहां नहीं लिखा गया है। इसका मतलब ट्रस्ट और लाभ, और ट्रस्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक राज्य के ट्रस्ट, दूसरा निजी ट्रस्ट। एक पतंजलि है, वो भी ट्रस्ट है। ज्यादातर हमारे जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुले हुए हैं सब ट्रस्ट के द्वारा खुले हुए हैं। एक है पतंजलि ट्रस्ट है, वो प्राइवेट सेक्टर में है। एक है तीन मूर्ति मेमोरियल, कभी आप प्रधानमंत्री मेमोरियल आप जाएंगे देखें, बड़ी सारी इसमें जीएस की बात भी आपको मिल जाती है। ये सब चीज देखना चाहिए। यहाँ दिल्ली में किले देखना चाहिए। हिस्ट्री अगर घूमते टहलते पढ़ने का मन हो तो फिर लाल किला देख लिया, उसमें सारी हिस्टोरिकल घटनाएं लिखी गई हैं। अरे सब केवल खोपचे में रख के थोड़े पढ़ा जाता है। जीएस के लिए ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वहां आपके बहुत फंडामेंटल फैक्ट आपको मिल जाएंगे, वो फैक्ट जो सामान्य किताबों में आपको नहीं मिलते। कभी आप प्रधानमंत्री की लाइब्रेरी देखा तो बड़े बड़े अचीवमेंट जो लिखे हैं वही सब जीएस के, हर घटना महत्वपूर्ण थोड़ी होती है। तो वो तीन मूर्ति मेमोरियल, प्रधानमंत्री मेमोरियल, ये सरकार के द्वारा चलाया गया ट्रस्ट है। तो मान लीजिए कोई तीन मूर्ति मेमोरियल का ट्रस्ट का चेयरपर्सन बना दिया गया अमेरिकन, इंग्लैंड का आदमी, उसके लिए बात कही गई है। शब्द का आप देखिए, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ के पद या विश्वास के, या ट्रस्ट का अनुवाद क्या कर दिया गया है, यहाँ ट्रस्ट का अनुवाद क्या कर दिया गया है, विश्वास। अब देखिए यही अनुवाद में समस्या है, ट्रस्ट और विश्वास में बहुत फर्क होता है ना, यहाँ गड़बड़ अनुवाद है इसका। विश्वास तो एक अलग चीज है। विश्वास किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो स्वाभाविक तौर पर, यानी बात ध्यान में रखने की है कि राज्य के अधीन कोई लाभ का पद हो, पहला वो विदेशी हो, और दूसरा है कि वो किसी ट्रस्ट के अंतर्गत हो, तब भी वह किसी विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति से कंसेंट न ले। ये तीसरी कंडीशन है कि उपाधि ले सकता है सशर्त राष्ट्रपति की शर्त के द्वारा, लेकिन वो भारतीय नागरिक नहीं है, वो भारतीय नागरिक नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्सिटी लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसा कोई मामला बनेगा ही नहीं, कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ काम करे और कहीं हम उसको कह दे कि भैया उपाधि ले लो। लास्ट में एक सिंपल सी बात है, राज्य के अधीन नो पर्सन, फिर वही बात है होल्डिंग एनी, यहाँ पे केवल नो पर्सन, यहाँ लिखा नो पर्सन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है इसमें कोई देशी व्यक्ति भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। यहाँ सीधा विदेशी, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, और यहाँ पे लिखा है कोई ऐसा व्यक्ति, यहाँ पे लिखा गया है कोई व्यक्ति। कोई व्यक्ति है इसका मतलब है विदेशी हो सकता है, विदेशी हो सकता है। तो नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर ट्रस्ट अंडर द स्टेट शेल विदाउट कंसेंट और प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट, यहाँ उपाधि की बात नहीं है। आर्टिकल 4 क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 18 में उपाधि की बात ही नहीं है। सामान्यतः आर्टिकल 4 18 को उपाधि के लिए पढ़ते हैं, यहाँ उपाधि की बात नहीं लिखी। क्या लिखा गया है, प्रेजेंट। क्या लिखा गया है, इमोलूमेंट। क्या लिखा है, ऑफिस। तीन शब्द है, भेंट, उपलब्धि या कोई पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना नहीं लेगा। कोई व्यक्ति हो, देशी हो, विदेशी हो। भेंट का मतलब प्रेजेंट। अब भेंट का मतलब क्या है, कोई हमें मर्सिडीज दे दे, ये भेंट है। गुलाब दे दे मुफ्त का, भेंट है। प्रेजेंट कई प्रकार के होते हैं। कई लोग, हम लोग प्रेजेंट कौन सा, कई बार बच्चे सिलेक्शन वगैरह होता है, मिठाई लेके चले आते हैं, प्रेजेंट है।
जैसा कद रहेगा वैसा तो भेंट मिलेगा ना। अब आपको भेंट क्या मिलेगा? धनिया, गुलाब भी कोई नहीं देगा। जैसा कद रहेगा वैसे तो, इसका मतलब है ऐसा मिलेगा भेंट। जैसा भाई कोई व्यक्ति कोई बड़े पद पे है तो उसको भेंट और अब प्रेजेंट की दुनिया बड़ी होशियार है, बिना वजह किसी को प्रेजेंट देती नहीं। हाँ, टीचर पेरेंट्स को बिना वजह प्रेजेंट मिलते हैं, टीचर पेरेंट्स इसमें नहीं आते। बाकी दुनिया में जहाँ किसी को प्रेजेंट देंगे, प्रेजेंट दे रहे हैं उपलब्धि। भाई उपलब्धि मतलब पैसा, उपलब्धि मतलब सम्मान, कुछ भी उपलब्धि में आ जाएगा। राष्ट्रपति क्या मिलती है? उपलब्धि, इमोलुमेंट। इमोलुमेंट में पैसा भी होता है, सम्मान भी है, पद भी है, केवल पैसा ही नहीं है। उसके अलावा फिर ऑफिस, कोई पद दे दिया हमने। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत के अंतर्गत काम कर रहा है, विदेशों से लेना चाहता है, तो विदेशी सरकार बिला वजह देगी नहीं। इसलिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, यानी भारतीय सरकार की परमिशन के बिना। और ऐसा व्यक्ति वो लेना ही चाहता है तो भारतीय सरकार कह देगी भाई हमारे पद पे मत रहिए, आप बाहर जाइए। आजकल उदारीकरण का जमाना है, तो हमारे यहाँ तो ऐसा हो सकता था, एनआरआई, तमाम विदेशी मूल के लोग जो भारत के नागरिक नहीं है तो यहाँ भारत में आकर काम कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सुंदर पिचई को हमने बुला लिया, भाई सुंदर पिचई हमने बुला लिया और हमने कहा कि आप किसी पद पे हो जाइए, और उनको अमेरिकी सरकार कोई उपाधि दे रही है, तो उनको परमिशन लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? इसी के लिए ऐसा कहा गया है। और इसलिए हमने बालाजी राघवन केस 93 का नोट्स में लिखा होगा, लिखा कि नहीं? बालाजी राघवन केस पढ़ा कि नहीं आपने? बालाजी राघवन केस लिखा गया है। और सीधा एक बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी ऐसा पूछा गया सवाल कि 1954 में 1954 में भारत रत्न को शुरू किया गया था, सही बात है। उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि यह एक बार निलंबित किया गया था, इसका मतलब है जनता पार्टी सरकार ने इसे निलंबित किया था। ये जब स्टेटमेंट में ये बड़ा कंफ्यूजन है, जनता पार्टी सरकार ने इसे निलंबित किया था, कांग्रेस ने इसे आगे बढ़ा दिया, उसके बाद लफड़ा शुरू नहीं हुआ। 1980 के बाद विवाद हुआ ही नहीं इस पे। उच्चतम न्यायालय ने आज तो कह दिया नहीं, ये सब ये बालाजी राघवन केस में कह दिया 93 में ये अवार्ड है, ये उपाधियां नहीं है, सरकार दे सकती है। हाँ, उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है ये अवार्ड तो है लेकिन इसका व्यक्ति नाम के आगे पीछे प्रयोग न करे, उसका नाम के आगे पीछे प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए आज तक कोई लॉ नहीं बना है। यहाँ पीटी का एक और फैक्ट आपको बता दें, पीटी का फैक्ट आप याद रखिए। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया किसी लिए कोई लॉ बनाया जाए, कोई भी व्यक्ति इसका नाम के आगे पीछे प्रयोग नहीं कर पाए। और इसलिए कहा भी जाता है सेना में, जैसे सेना में क्या होता है कि बाकायदा उपाधियां इस तरीके से क्रम में दी जाती है, और किस तरीके की, जैसे सेना में क्या है, लेफ्टिनेंट आगे लिखेगा, रैंक आगे लिखेगा, उपाधि पीछे लिखेगा। लेफ्टिनेंट XYZ अशोक चक्र वहां पीछे लिखता है, बाकी भारत रत्न आगे लिखा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ऐसा प्रावधान किया जाए कि कोई नाम के आगे न लिख पाए। आज तक हमारे कोई लॉ नहीं है। अब पीटी का फैक्ट इसमें यह है, इसे फिर अब भारत अब देखेंगे। जब भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, मान लीजिए कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम हो, अब कोई पब्लिक प्रोग्राम हो रहा है तो वहां सब लोग बैठे हुए हैं, वहां सबके बैठने की सीट फिक्स होती है। यहाँ सीट फिक्स नहीं, पहले आओ पहले पाओ, जहां आगे वहीं बैठ गए। वहां सबकी सीट फिक्स होती है, कौन कहाँ बैठेगा। राष्ट्रपति सबसे लेट में आता है, वो सबसे आगे बैठता है। इसलिए हमारी क्लास में जो भी सबसे लेट में आते हो क्या है, ये वीआईपी प्रोटोकॉल है, जो सबसे लेट में आता है। लेकिन हमारे बच्चे इतने सीधे हैं बेचारे, सबसे लेट में आते पीछे बैठ जाते हैं। मैं तो हमेशा उनको सबसे लेट में आओ सबसे आगे बैठो, क्योंकि जो सबसे लेट में आ रहा है क्या है, वो राष्ट्रपति है। लेकिन बात ध्यान देने की है, और जो भारत रत्न अवार्डी होता है, जो भारत रत्न अवार्डी होता है वो कैबिनेट मंत्री के साथ बैठता है। इसका मतलब हम प्रिविलेज तो दे रहे हैं, हम तो कहते हैं पुरस्कार है, इसके साथ भी हम प्रिविलेज। मंत्री हो जाने का अलग बात है, मंत्री हो जाने का मतलब है कि उसको काम से मंत्री हुआ है। हमारे यहाँ कोई पुरस्कार से मंत्री थोड़ी हुआ है, वो अपना काम किया है, चुनाव लड़के आया है, योग्यता है, कुछ न कुछ है, तभी तो मंत्री है वो। तो पांचवें साथ बैठाना, इसका मतलब है कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होगा किस क्रम में लोग बैठेंगे। राष्ट्रपति क्लियर है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तीन क्लियर है, उसके बाद चौथा फंसता है, चौथे में कौन आएगा। अब ये देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि दूसरी बार पीटी में पूछा गया है क्या किसी वर्ष भारत रत्न देने की कोई अधिकतम सीमा है क्या?
2 दिया जा सकता, 4 5, कोई सीमा नहीं है, ऐसा पीटी में पूछा गया। तीसरी बात, जब कोई पीटी में अलग से देखनी चाहिए कि मतलब भारत रत्न विवाद में है, तो भारत खोला कि देखिए भारत रत्न वाले को मिलता क्या है, क्या होता है इसके बारे में, ये आपको देखने की आवश्यकता पड़नी चाहिए। इसे बार बार हम कहते हैं कि जो भारत सरकार का प्रकाशन भारत होता है, उसको हमें रेफरेंस बार बार करने की, पढ़ना पूरा नहीं चाहिए। हम गड़बड़ी क्या करते हैं कि लास्ट में कोई सोचेगा कि हम उसका सारांश पढ़ लें, किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसको पढ़ने तो बीच बीच में उसको रेफरेंस, जैसे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का एक बार पलटा, बजट आया तो एक बार तो सीधा उसी से मैं फैक्ट आपको कहाँ कहाँ से पीटी वहां पूछा गया है, मैं इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी भारत सरकार के प्रकाशन की किताबें यूपीएससी की रेफरेंस बुक है, एग्जामिनर इनको कंसल्ट करता है। हम कई सवाल आपको बता देंगे, जैसे पीटी में पूछा गया है कि बजट भारत सरकार का कौन सा विभाग लाता है, आर्थिक वित्त मंत्रालय लाता है, वित्त मंत्रालय कौन सा विभाग लाता है, भारत की पहली ही लाइन में लिखी गई है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक अफेयर का डिपार्टमेंट बजट लाता है, ये भारत की पहली ही लाइन में है। आईएसपीटी में पूछा गया सवाल है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आजकल कोई भी बात है तो आजकल तो जो गवर्नमेंट की अथेंटिक वेबसाइट है वो सोर्स बनेगा। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट हो, मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट एग्जामिनर के रेफरेंस नहीं बनेगा, इसलिए बिला वजह इन चक्कर में परेशान मत रहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट, बहुत अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहीं से एग्जामिनर अथेंटिक रेफरेंस वहीं का देगा वो, बाकी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में नहीं रेफरेंस दे सकता। ये सब पढ़ने के तरीके कहाँ से ली, कहाँ से अथेंटिक, एनसीईआरटी लीजिए, भारत लीजिए, उसमें मैं अपनी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी की नहीं बात कर रहा हूँ कि आपको ये लगे कि मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। जहाँ से जो तरीका एग्जाम सेटिंग का है वो तो वही है ना। क्या लिखा आपने, कोई भारतीय नागरिक विदेशी से उपाधि पुरस्कार लेगा तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। कोई भारतीय नागरिक विदेशी ले ही नहीं सकता भाई, अनुमति क्या लेनी होगी। क्या लिखा गया आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में, अच्छा पुरस्कार लेने में क्या मना है, पुरस्कार ले सकता है। क्या लिखा आपने, अब क्या है, समानता समाप्त, समानता का अध्याय समाप्त। अब ये देखिए फंडामेंटल में फंडामेंटल कौन है, आर्टिकल 19, 14 19 और फंडामेंटल का भी। अब यहाँ थोड़ा हम ज्यादा समय देंगे 19 में, 19 से 21 में 20 22 23 है तो सामान्य है, 24 तक 25 महत्वपूर्ण रहेगा, उसी के साथ पूरा सेकुलरिज्म डिबेट आपको बता देंगे, और 19 तो बहुत महत्व का है, हमेशा विवाद में रहता है। फंडामेंटल में सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल पूछा जाए, अगर पूरा फंडामेंटल भाग 3, और आप देखिए एक गोल्डन ट्रेंगल है 14 19 और 21 का, स्वर्णिम त्रिभुज है ये, गोल्डन ट्रेंगल है ये। इस बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, पिलर। तो भारतीय संविधान के सारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 पिलर है। आप कहेंगे 32, हाँ डॉक्टर अम्बेडकर 32 को बहुत इंपॉर्टेंट, कि 32 पे सब निर्भर है। 32 जानते हैं 32 कैसा है, आपने देखा है कभी महाराष्ट्र वगैरह में लोग बच्चे वो दही हांडी का पिलर बनाते हैं, दही हांडी के पिलर में नीचे वाला बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नीचे खिसका, नीचे पे ऊपर निर्भर होते हैं, ऊपर पे नीचे। 32 तो सबके लिए है, 32 तो ऑपरेट करता ही करता है सबको, लेकिन 19 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और बात को थोड़ा लिखने से शुरुआत करिए। फिर आप कुछ और पूछना है आपको, अच्छा और भी बड़े सारे सवाल पूछे गए, हाँ बताइए। क्या क्षेत्र, अच्छा बाद में पूछ लेना। किसी का प्रोन्नति में आरक्षण को फिर से समझा, प्रोन्नति में आरक्षण का मतलब है कि भाई एंट्री का मतलब है कि मान लीजिए हमने बताया भी था प्रोन्नति में आरक्षण का, कहा हमने बताया था, प्रोन्नति में आरक्षण मैंने कहा बताया था यहीं पे,
अच्छा, यहाँ पे नहीं बताया था। अच्छा, पता नहीं कहाँ गुम हो गया उसका। अरे पूर्णत में सीधा है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति स्कूल टीचर हुए। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, उसी एग्जाम्पल पे दो व्यक्ति स्कूल टीचर हुए दिल्ली स्कूल में। अब उनका प्रमोशन करना है, तो प्रमोशन में किसको प्राथमिकता देंगे? अब स्कूल टीचर को टीजीटी, प्राइमरी टीचर को हमें टीजीटी में लाना है और टीजीटी को पीजीटी में लाना है। तो अब मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में दो स्टूडेंट हैं और दोनों बैचमेट हैं, भर्ती हो गए। अब उसमें एक अनुसूचित जाति जनजाति का है, दूसरा अन्य वर्ग का है। तो पहले हम प्राइमरी स्कूल से टीजीटी में जूनियर स्कूल में किस किस टीचर को प्रमोट करेंगे? किसको प्रमोट करेंगे? क्यों प्रमोट करेंगे? क्यों प्रमोट करेंगे? क्योंकि वो अनुसूचित जाति जनजाति का है। प्रमोट का मतलब है भाई, प्रमोट करने का दूसरा एक तरीका प्रमोट क्या हो सकता है कि उसने बच्चे, उसके निर्देशन बच्चे सारे बहुत अच्छा कर गए, स्कूल में बड़ी प्रगति हो गई, उसने कोई नई किताब लिख दी। प्रमोशन के भी तरीके हैं जो इफिशियंसी के माने हैं। लेकिन प्रमोशन का मतलब है कि नहीं उस जाति विशेष का इससे प्रमोशन करेंगे, इसे कहते हैं प्रोन्नति में आरक्षण। और एक बार वो टीजीटी बन गया, फिर अगली बार पीजीटी में लाना है, तो फिर किसका प्रमोशन करेंगे? उसी का। इसका मतलब है जो उसके साथ व्यक्ति था, उसका पद भी पीछे चला गया, उसकी रैंक भी पीछे चली गई, उसका पैसा भी पीछे चला गया। तो हमेशा के लिए उसी का दोस्त सीनियर बन गया और बाद में वो प्रिंसिपल बन गया और वो प्राइमरी का टीचर बन के ढुक ढुक कर रहा है। यही है प्रोन्नति में आरक्षण। तेजी से बोलिए, इतना पीछे क्यों बैठी हो? आगे जगह खाली, आ जाओ, राष्ट्रपति बनो, आ जाओ। हाँ बोलो अब। तेजी से बोल, क्या? बताओ बताओ बताओ। मैं, आप लोग चुप है तब तो आपकी आवाज आएगी। आप लोग शांत हो जाइए। हाँ बताइए। अरे 100% आरक्षण तो बैकलॉग में केवल होगा, केवल बैकलॉग के लिए होगा, केवल बैकलॉग के लिए, बाकी नहीं। यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट में 8 लाख से अधिक राशि एक वर्ष में जमा होती है, तो क्या वो करंट? नहीं नहीं, 3 साल होना चाहिए। 3 साल की पूरी देखिए थे। मान ली किसी साल 8 लाख हुई, किसी साल 2 लाख हो गई, अगले साल 25 लाख हो गई, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? आप क्रीमी लेयर में है। अगला क्षेत्र। एकदम ऐसे ही होता है। यानी एससी एसटी की लिस्ट राज्य के लिए अलग होती है और सेंटर के लिए अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है। अब अभी एक हमारे स्टूडेंट का बड़ा मामला फंसा था। वो बिहार में वो बिहार में ओबीसी कैटेगरी में थे, राजस्थान में चले गए और राजस्थान में उस टाइटल के लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। अब बेचारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि वहां सब वो छोड़ा। अब बिहार और राजस्थान से, अब उनकी सारी पढ़ाई राजस्थान से है, लेकिन राजस्थान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट बन गया था बिहार से। अब उसके लिए कोर्ट में कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं। तो राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। एक और भी विडम्बना है ये। अब सोचो, राज्य वहां बिहार रहता तो नौकरी पा जाता तो। हाँ तो नहीं, तो जहां कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा तो वही मान्य होगा। हाँ। क्या पूछ रहा है मेरे पुत्र? क्या क्या? नहीं, संविधान में सामाजिक शैक्षणिक है। ईडब्ल्यूएस से आर्थिक भी हो गया है। संविधान में सामाजिक शैक्षणिक है। इसी बात पे तो इंदिरा साहनी केस ने नरसिंह राव के द्वारा दिए गए 10% रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था। और
उच्चतम न्यायालय ने कहा था 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दिया गया है। ये संयोग की बात है, जब संविधान संशोधन हो गया उच्चतम न्यायालय ने इस को मान लिया। अब देखिए फिर गड़बड़ कर रहे हैं आप। मेंस में लिखते समय इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं, लेकिन पीटी की बात आप करेंगे तो सामाजिक शैक्षिक आधार पे है और आर्थिक आधार पे है, दोनों आधार पे है। अलग अलग आर्टिकल है, अलग अलग प्रोविजन है। मेंस लिखते समय ये सब तो बात ही नहीं करनी है, मतलब ही नहीं होता इन सब चीजों का। आप पेटीएम हो सकता तो वही बता रहे हो, तो मान ही नहीं रहे हो, तो यही बात। तो आराम से पढ़िए।